हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास कौन से डे से लेकर कौन से डे तक आते हैं। 22 जून से लेकर 30 जून तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी अपनी, और उसके बाद जो जो चीज़ें रहती हैं वो आपने कवर कर ली होंगी, और उसी के बेसिस पे आप ये जो प्रीवियस वीक के क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप हमें देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी शीट देखी होगी और पूरी शीट को कंप्लीट भी किया होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसके आंसर दे देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसका नाम क्या आता है? अपॉइंटमेंट एंड पर्संस इन न्यूज़। ठीक है, तो जो भी इसके साथ जुड़ेगा स्टैटिक वो भी देखेंगे, और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो क्या कहता है समझते हैं। कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे AIIB की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, मतलब ये कोई बॉडी हो गई अपने पास और उसकी कोई पहली वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। तो बात करते हैं, समझते हैं। कहता है जू जियाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखो, जिया जिया करके से याद रख लो, जिया करके आप याद रख लें से। कहता है जिया जो कि कौन है? वाइस फाइनेंस मिनिस्टर थी कहाँ की? चाइना की। इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट, और किसका प्रेसिडेंट? गौर करना, ये लिखा है बच्चे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नाम से आपके पास यहां से बन गया कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक बैंक है जिसकी नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? चाइना की वाइस फाइनेंस मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? जिया। जो तो आपको जो याद रहे, जुआ जिया आपको याद रहे, जैसे आपको याद रहे। ठीक है, और इसकी कौन सी वाली मीटिंग चल रही थी? 10th मीटिंग चल रही थी। और किन की मीटिंग्स हो रही थी? तो बात कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब एक चीज और क्वेश्चन पेपर निकालते हैं। आप एक क्वेश्चन का मतलब इसी से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि AIIB के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं? तो इसके हेडक्वार्टर भी आपको बीजिंग चाइना में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और क्लियर हो गया। ये बॉडी बनी कब थी? तो ये बॉडी बनी थी 16 जनवरी 2016 को ये बॉडी बनी थी। क्या नाम था इसका बेटा? AIIB। ठीक है, अब बात करते हैं पहले AIIB के बारे में, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। कहता है ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। नाम से क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंट की ही बात हो रही होगी। डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन फोकस क्या रहता है कि जो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एशिया बट विद क्या लिखा है? मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हमें यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया कि अगर हम बात करते हैं किसकी? AIIB की बात करते हैं, तो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन काम क्या है? जिसका मेन काम है इकोनॉमिक, ध्यान देंगे, जिसका मेन काम है इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट या सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। ठीक है, पर किस रीजन में करनी है? पूरे के पूरे वर्ल्ड में नहीं भाई। कहाँ की बात हो रही है यहाँ पे? मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? एशिया पे यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब पढ़िए क्या लिखा है। ये किसको सक्सीड करने जा रही हैं? तो उनका नाम है जिन ली क्यूवन। अब बेटा ये नाम थोड़े खतरनाक से रहते हैं तो आप इसको एक बार नाम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला कहता है कि अगर इस बैंक पे देखा जाए कि सबसे ज्यादा शेयर होल्डर किसका है, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे? सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कौन है? चाइना। कितना परसेंट बताया गया है? विद 26.54 वोटिंग शेयर्स हैं। उसके अलावा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आता है, फिर रशिया है, और फिर कौन सा आता है आपके पास? जर्मनी। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, एशियन वाली कंट्रीज तो हैं ही है, बट उसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स हैं वर्ल्ड के जो इसका पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें एट प्रेजेंट तो कितनी हो चुकी हैं? 110। ठीक है, अगर हम जिया के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जिया का जो एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड बैंक में भी है, IMF में भी रहा है, NDB अगर आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके अलावा ADB आ जाएगा आपके पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो बहुत ही दिग्गज लेडी आई हैं ये, और ये इस तरीके से इसको हेड करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, अगला कौन सा सेक्शन आता है हमारे पास? नेशनल, और नेशनल के बारे में जो न्यूज़ बनेगी वो कवर करते हैं। ठीक है, आइए। कहता है बेटा आपके पास PGI 2.0 भी बोल देते हैं, 2.0 भी बोलते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। रिपोर्ट फॉर 2022, 2023, 2024, इस तरीके से एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है। जो एडिशनल होगा वो मैं साथ में ऐड करूंगी, गौर करेंगे। कहता है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल है, स्कूल एजुकेशन है, और कौन सा है? लिटरेसी। अब ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, कौन है हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर? तो उनका नाम आता है बच्चे धर्मेंद्र प्रधान। क्या
क्या नाम आता है उनका, धर्मेंद्र प्रधान आता है। कहता है इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज करा है। अब ये रिपोर्ट या इंडेक्स क्या है समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है पीजीआई का फुल फॉर्म आपके पास आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। कहता है रिपोर्ट फॉर इतने इतने सालों के लिए। अब पढ़ना क्या लिखा हुआ है, किस चीज को इवेलुएट करेगी। कहता है ये इवेलुएट करेगी किसको, परफॉर्मेंस स्कूल एजुकेशन सिस्टम एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी और बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो बोलने का मतलब है जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम है ये किसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है कहाँ कहाँ पर बेटा, सेंटर में भी, सॉरी स्टेट्स में भी और प्लस कहाँ पर, यूटी में भी। क्लियर हो गया सबके पास। अगला अगर हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर, अगर हम बात करें तो किसी भी एक, मतलब आप ऐसा कह लो कि इसके अंदर टोटल पॉइंट्स कितने बनते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो टोटल पॉइंट्स इसके अंदर है बच्चे 1000, ठीक है। मतलब अब 1000 का तो मतलब ये समझ लो कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म्ड यूटी या फिर स्टेट निकलेगा, ठीक है। तो 1000 क्या रखा है यहाँ पर, बेसिस पॉइंट इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। 73 इंडिकेटर्स हैं इसके। अब कितने इंडिकेटर्स हैं तो आप याद रखेंगे इंडिकेटर्स कितने हुए यहाँ पे, 73 हैं। और आगे उनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इजी भाषा में समझो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा अगर आप गौर कर रहे हैं हल्का सा भी, तो यहाँ पर आपको 703 दिख रहा है। ये क्या 703 स्कोर क्या है ये, तो वो जो 703 स्कोर है वो कितने से आया, तो वो कितने से आ रहा है, 1000 से आ रहा है। कितने इंडिकेटर्स हैं के तो आप याद रखेंगे 73 इंडिकेटर्स हैं और उनके 2 आगे क्या कर रखे हैं, टुकड़े कर रखे हैं। उन 2 टुकड़ों में से एक आ जाता है आपके पास यहाँ पे आउटकम, एक आ जाता है आपके पास गवर्नेंस और प्लस आ जाता है आपके पास यहाँ पे मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पहले समझना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या कहता है न्यूज, इसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि जो चंडीगढ़ है, गौर करना, जो चंडीगढ़ है इसने सिक्योर करा है हाईएस्ट स्कोर ऑफ 703। अब आपको शायद थोड़ा बहुत पता लगेगा जब मैं 703 बोल रही हूँ तो कितने में से, तो वहां पर गौर करो कितने पॉइंट्स में से, 1000 पॉइंट में से, ठीक है। कहता है बिकमिंग द ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव द प्रचेष्टा 1 ग्रेड 701 से लेके 760 वाले रेंज में, ठीक है। और इसके ऊपर वाले रेंज में कोई भी स्कूल या फिर कह सकते हैं कोई भी स्टेट इसके अंदर कवर नहीं हुई है। तो कहता है यहाँ पर, और ध्यान रखना ये लगातार टॉप कर रहा है चंडीगढ़ पिछले कितने सालों से बेटा, तो पिछले 3 सालों से ये टॉप यहाँ पर कर रहा है। आगे कहता है अगर लोएस्ट रैंक देखा जाए तो किसका है बच्चे, मेघालय का। और अगर हम यहाँ पर बात करें क्या स्कोर है उसका, 417 है। एंड फॉलिंग इनटू द लोएस्ट आकांक्षी 401 से लेके 460 बैंड, ठीक है। तो ये आपको यहां से समझ में आना है कि वो कितने पॉइंट है ताकि आपको ये क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आया होगा कि सबसे टॉप करने वाला कौन आता है आपके पास, चंडीगढ़। गौर करेंगे चंडीगढ़ के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे है पंजाब और थर्ड नंबर पे है दिल्ली। ये जानने वाली बात है, ठीक है। कौन कौन सा आता है, सेकेंड नंबर पे है पंजाब। पंजाब का रैंक है 631 और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दिल्ली का है 623, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। 631 किसका आ जाएगा आपके पास, पंजाब का, और दिल्ली का आ जाएगा 623। ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और गौर करने वाली बात है बेटा कि मतलब अगर गौर करो यहाँ पे 760 लिखा है, मतलब 760 से लेकर जो ऊपर 1000 वाला है, इस वाले ब्लॉक को कोई भी स्टेट पार नहीं कर पाया है। तो हमें एक और चीज क्लियर हो गई। अब अगला क्या कहता है देखते हैं। कहता है नो स्टेट और यूटी, ये मैंने भी आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कैटेगरीज थी, कैसे देखो, पहला है दक्ष, फिर है उत्कर्ष, फिर उसके बाद है अति उत्तम, फिर उत्तम। इस तरीके से कैटेगरीज थी। ये हमें इतना नहीं घुसना है पर हमें इतना जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चे बॉटम में कौन कौन सी स्टेट आई, गौर करो भी क्या पढ़ा आपने। बॉटम में आने वाली कौन है बच्चे, यहाँ पर मेघालय है। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश है, लिख लेंगे आप वहां पर। उसके बाद मिजोरम है, ध्यान देंगे। और मिजोरम के बाद नागालैंड आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है आपको यहां पर, नागालैंड भी आपको देखने को मिलता है। तो कौन कौन सा आ गया, मेघालय, मेघालय के बाद आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, और फिर आपके पास क्या आएगा यहां पर, बिहार आ जाता है, ठीक है। तो आप इसके साथ यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज जो आप बच्चे कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, गौर करो। हमारे देश में जनगणना होती है,
जनगणना कितने सालों के बाद होती है? 10 सालों के बाद होती है। जो 2011 वाली जनगणना है उसके अकॉर्डिंग तो लिटरेसी रेट अलग है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। ये बात किसके बारे में हो रही है कि स्कूल एजुकेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, ये उसके बारे में यहाँ पर डील कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको शायद ये समझ में आ गया कि टॉप में कौन से स्टेट्स हैं, बॉटम में कौन से हैं। वैसी अगर हम बात करें मिडिल परफॉर्मर कौन कौन है, तो आप लिख लेंगे उत्तर प्रदेश आ जाएगा मिडिल परफॉर्मर के अंदर। उसके बाद आपके पास तमिलनाडु आ जाएगा, फिर कर्नाटका आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर अभी पढ़ लिया लोएस्ट वाले में अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल होगा। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल के बाद आप लिख लेंगे मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब एक दो कैटेगरीज नहीं है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो ये वो मिडिल परफॉर्मिंग स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट बना लेंगे आप यहाँ पर, लिस्ट बना लेंगे अपने पास, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये आगे आपके पास मिडिल परफॉर्मिंग स्टेट्स आ गए, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करो, ठीक है। अब आते हैं फिर से और चीज़ों के साथ और स्टैटिक क्या क्या ऐड होगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, क्या नाम था इस प्रोग्राम का? PGI करके, क्या नाम था इसका? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यही था अपने पास। अगर हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 2017 में। तो बोलने का मतलब है ये कंसेप्ट अभी का नहीं है, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2017 में, ठीक है। फिर इसका सेकेंड वर्जन लाया गया जिसका नाम आता है PGI 2.0, हाँ, ये वर्जन कब आता है आपके पास यहाँ पे? ये आता है 2021 में। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि एक ही वर्जन नहीं है इसका, दो वर्जन है, और दूसरा वाला कब का है? 2021 का है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें ये किसके साथ लॉन्च हुआ है, तो गौर करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और लास्ट एजुकेशन पॉलिसी कब की है? तो गौर करेंगे, लास्ट एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ठीक है। पहली वाली कब आई थी एजुकेशन पॉलिसी? तो 1968। दूसरी कब आई थी? 1986। और तीसरी कब आई थी? 2020। ये आप इसके साथ यहाँ पर टेली और ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया एक और पॉइंट। अगली बात करते हैं, ठीक है। और क्या जुड़ सकता है इसके साथ? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है प्रमोटिंग एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर बात करता है। और हम भी क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम यहाँ पर? गौर करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन एट प्रेजेंट, आज की डेट में एजुकेशन कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? तो गौर करने वाली बात है, आज ये किस लिस्ट के अंदर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। पहले ये किसका पार्ट था? तो आपने क्लियर रखना है, स्टेट लिस्ट का पार्ट था। और कौन से अमेंडमेंट से गया? तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये किस में जा चुका है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जा चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं भारत सरकार के उन प्रोग्राम्स पे जो कि किसको प्रमोट करते हैं? एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे समग्र शिक्षा अभियान, सुना होगा आप सबने, ठीक है। क्या नाम आता है इसका? समग्र शिक्षा अभियान। अगर आपको याद होगा तो एक आपके पास ये वाला आ जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान, ये आप इसके साथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उल्लास स्कीम, अभी आप गौर करो, मैंने आपको कई बार बताया था उल्लास एक स्कीम है, ठीक है। उल्लास आ जाएगा आपके पास इसके अंदर। उसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण, और पोषण के अंदर ही आप काउंट करके जाएंगे मिड डे मील को, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, जो कि किसके लिए बच्चे? जो कि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर तरीके से बनाई गई है, ठीक है। मतलब स्कूल को राइजिंग इंडिया, मतलब इसका फुल फॉर्म है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि क्या इसके अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले वाले पे आते हैं। अगला क्या कहता है? अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अभी अभी हमने, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी सारी टेंशन चल रही थी, तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, या एक ऐसा कह सकते हैं ऑपरेशन लॉन्च करा था। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम था। अब अपने पास एक और ऑपरेशन आया है जिसका नाम क्या आता है बच्चे? जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। देखो बेटा, समझो, हमने पिछले ही करंट अफेयर में सिपरी की रिपोर्ट पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा।
सिप्री की रिपोर्ट पढ़ी थी और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि 10वां देश कौन बनने वाला था न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ईरान। पर ईरान के ऊपर किसने अटैक कर दिया? इजराइल ने अटैक कर दिया। पढ़ा था ना आपने ये सब कुछ, इजराइल ने वहां पर अटैक कर दिया, तो वो 10वां न्यूक्लियर देश बनने से रह गया वहां पर। ये समझ में आया आपको? अब उसी ईरान में अगर इजरायली अमेरिकन ये जो है वो अगर अटैक्स चलते रहेंगे तो इससे तो वहां पर तो हमारे नेशनल मतलब हमारे इंडियन लोग भी वहां पर रहते हैं और लगभग 10,000 लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। जो इंडियन एम्बेसी ने भी डेटा दिया है उसमें लगभग 10,000 लोग वहां पे रहते हैं। अगर वो 10,000 लोग वहां पे रह रहे हैं तो उनको भी तो इवैक्यूएट करके लेकर आना किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो भारत सरकार क्या करने जा रही है? इनको वहां से इवैक्यूएट मतलब किसी ऐसी सिचुएशन से उनको बाहर लेकर आना जो कि बहुत ही क्योसफुल है, जो वहां पे क्योस चल रहा है, तो वहां से उनको लाया जाएगा कहां पर? इंडिया में, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आई, ठीक है। पढ़ते हैं आइए। कहता है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, किसके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? तो आप याद रखेंगे जयशंकर के पास है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करा है जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के तौर पर इवैक्यूएशन मिशन है जिसमें हम इंडियन नेशनल्स को लेकर आएंगे। अब वो इंडियन नेशनल हो कौन सकते हैं बेटा? वो कौन हो सकते हैं? स्टूडेंट्स या फिर कौन हो सकते हैं? पिलग्रिम्स जो यात्राओं पे वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है। गौर करने वाली बात है ईरान में सबसे ज्यादा बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के हैं क्योंकि वहां पे मेडिकल की पढ़ाई ये सब करने वहां पर गए हुए हैं। अब उनको यहां पर लेकर आना है, ठीक है। समझ में आई बात यहां तक कि आगे कहता है एंड स्ट्रैंडेड इन कॉन्फ्लिक्ट हिट ईरान। और आप सबको पता है ईरान और इजराइल में टेंशन चल रही है और इजराइल अमेरिकन जो अटैक आप देख रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा इसके साथ का। आगे कहता है बेटा फॉलोइंग द रिक्वेस्ट फॉलोइंग ऑफिशियल रिक्वेस्ट फ्रॉम नेपाल और श्रीलंका की एम्बेसीज ने भी क्या करा था यहाँ पर तेहरान में यहाँ पर इस तरीके से अपना नोटिस दिया था और कहा था कि ऑपरेशन सिंधु को एक्सटेंड किया जाए ताकि हम नेपालीज और श्रीलंका नेशनल्स को भी वहां से वापस ला सके, ठीक है। आप सबको पता है हम एक डे पढ़ते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, याद करिए, ठीक है। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो कम नहीं है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो बहुत जगहों पर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं और इसके मैप को समझते हुए चीजों को समझते हैं, ठीक है। गौर करना, अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो ये ईरान है और ईरान से जब आप इस तरफ चलते हैं तो तुर्कमेनिस्तान है और अगर इस तरफ आते हैं तो यहां कहीं पे एक देश आएगा जिसका नाम है अर्मेनिया। क्या नाम है इसका? अर्मेनिया। ये आप इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इराक आ गया, फिर कुवैत आ गया, सऊदी अरेबिया, इस तरीके से अगर आप कंट्रीज को देखेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए बेटा लोगों को लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि वो अपने ही तो लोग हैं ना, उनको ड्यूटी है हमारी उनको लेकर आने की, ठीक है। तो एक तो हम वो भी सोच रहे हैं, दूसरा पंगा ये है बेटा कि अगर हम गौर करते हैं यहाँ पर, अगर हम मैप पे गौर करते हैं तो उनको लाने के लिए, ठीक है, अब लाने के लिए भी रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा ना प्रॉपर तरीके से। तो गौर करते हैं, देखिए बेटा हमारे साथ हमारी टर्की के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, अगर आपको पता होगा हमारी टर्की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये नॉर्थ है और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड यहाँ पे टर्की लगता है। तो टर्की किसकी मदद करता है बताओ जरा सा? टर्की किसकी मदद करता है? पाकिस्तान की मदद करता है। तो इसीलिए हमारे लोगों को हम अर्मेनिया मतलब यहां से निकालकर पहले कहां लेकर आए? अर्मेनिया। और अर्मेनिया से कहां लेकर आएंगे? इनको इंडिया लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात यहां तक क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगला, और अगर आप देखेंगे यहां पर जो ईरान है वो बॉर्डर टच करता है किसके साथ? आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी। तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां से भी लोगों को नहीं लेकर आ पा रहे हैं, ठीक है। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इज कैप्चर्ड बाय, आपको याद है, तालिबान, ठीक है। और तालिबान के साथ अभी हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं साथ साथ में, पर फिर भी इन लोगों को लाया गया। और टोटल कितने लोग थे? क्या बताया था मैंने आपको? वहां पर 10,000 नेशनलिस्ट थे हमारे, उसमें से 110 को तो अभी तक वापस लाया गया है। अब डेटा बढ़ चुका होगा क्योंकि ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, अब डेटा बढ़ चुका होगा तो उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और अगर हम 10,000 लोगों में से बात करें बेटा तो 10,000 में से जो 6,000 है वो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ही हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला स्टूडेंट्स कहाँ से ज़्यादा हैं, तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर वाले एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। अब एक चीज़ और गौर करो, ठीक है। देखो अगर आप बात कर रहे हैं ईरान की, तो ईरान के नॉर्थ में देखिए एक वाटर बॉडी भी आ रही है, क्या नाम है इसका? कैस्पियन। और नीचे देखते हैं तो कौन सा आता है? पर्शियन गल्फ। और इधर कौन सा आता है? गल्फ ऑफ ओमान। तो ये भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा सीखना है, ज्योग्राफी भी हमें थोड़ी थोड़ी समझनी होती है कि क्या चल रहा है किसके साथ यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपके पास,
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अच्छा, अब एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ मैं आपको सिखा दूं यहाँ पर। जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान मिनरल रिच कंट्री है, आप ऐसा कह सकते हैं। मिनरल्स में एक रिच कंट्री है, वहाँ पर ऑयल प्लस यहाँ पर नेचुरल गैस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा कॉपर हो गया और भी बहुत सारे मेटल हो गए, पर हम यहाँ पर मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, ऑयल और नेचुरल गैस पे हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब उसके अलावा और भी भारत सरकार के ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जब वो अपने लोगों को बचा बचा कर बाहर लेकर आई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, एक था बेटा 2023 में, ठीक है 2023 में ऑपरेशन कावेरी, आप लिख लेंगे वहां पर, एक आता है आपके पास ऑपरेशन कावेरी, जो कि कहाँ चलाया गया था, सूडान में। और कब चलाया गया था, 2023 में, जब वहां पर मिलिट्री क्लैश हो गया था। कौन सा क्लैश हो गया था वहां पर, जब वहां पर मिलिट्री क्लैश हो गया था, तब हम उन्हें वहां से बचाकर लेकर आए थे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड आता है आपके पास ऑपरेशन अजय। अजय को भी कब चलाया गया है, तो आप याद रखेंगे 2023 में चलाया गया था, याद रखना है आपने। और किस कंट्री से हम अपने लोगों को लेकर आए थे, तो आप याद रखेंगे इजराइल से। ठीक है, और क्या हुआ था इजराइल में, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट वहां पर स्टार्ट हो चुका था। तो एक ऑपरेशन कावेरी आ गया, एक आ गया ऑपरेशन आपके पास अजय। उसके अलावा 2022 में हमने ऑपरेशन गंगा को भी लॉन्च कराए। ठीक है, गंगा को भी 2022 में, जब हमने, गौर करना, जब हमने यूक्रेन से अपने लोगों को बाहर लेकर आए थे। ठीक है, कहां से वापस लेकर आए थे, यूक्रेन से। और ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एक और क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा 2021 की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन देवी शक्ति, क्या नाम आता है इसका, ऑपरेशन देवी शक्ति, या शक्ति देवी आप याद रखेंगे, वैसे देवी शक्ति है। ये हमने अफगानिस्तान से अपने बंदों को इवैक्यूएट करके लेकर आए थे। और तब क्या हुआ था, जब तालिबान ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। ठीक है, एक और क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा हम बात करते हैं 2015 में भी हमने एक ऑपरेशन राहत लॉन्च करा था, जब हम यमन से अपने लोगों को वहां पर, ठीक है, मतलब अपने लोगों को वापस लेकर आए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कुछ चीज कर रहे हैं यहाँ पर, हम पहली बार ऐसा कोई ऑपरेशन चला रहे हैं। हमारे लोग जहां जहां फंसते हैं हम उन्हें वापस यहाँ से लेकर आते हैं। पर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ का अगला आता है हमारे पास। ठीक है, अगला कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे पावर कैपेसिटी। पहले तो मुझे ये समझाइए पावर सेक्टर क्या हुआ, पहले तो ये समझो, पहले बेसिक बात को समझते हैं कि पावर सेक्टर क्या हुआ, या फिर पावर सेक्टर जो भी आप इसे कहते हैं वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो गौर करते हैं बेटा, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, जब भी हम किसकी बात करते हैं, पावर सेक्टर की बात करते हैं, ये वो सेक्टर है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सबको क्या करता है, अपने अंदर कवर करता है। ठीक है, क्लियर ना, लिखा है वहां पे थर्मल, सोलर, बायो, फिर हाइड्रो, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो, ये सब इसके अंदर कवर होता है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट डेटा यहां पर पेश करा है, जिसका नाम है इंडिया का पावर जनरेशन कैपेसिटी, जो कि यहां पर क्या हुआ है, जो कि बढ़ चुका है 305 गीगावाट से कितना हो चुका है, ये डेटा हमें याद करना पड़ेगा, 476 क्या बोला गया यहाँ पे, गीगावाट बोला गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब अगला क्या लिखा है, कहता है ये डेटा कहता है दैट नियरली 49% ऑफ इंडियाज टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कहां से आती है बच्चे, नॉन फॉसिल फ्यूल। पहले मुझे ये बताएंगे नॉन फॉसिल फ्यूल कौन से हो गए। अब हम इन नॉन फॉसिल फ्यूल्स को ही एक नाम दे देते हैं रिन्यूएबल, इजी भाषा में याद करने के लिए। रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, ऐसी एनर्जीज जो बार बार क्या हो सकती हैं, रिन्यू हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, क्या आ जाएगा इसका एग्जांपल, सोलर, इसका एग्जांपल आ जाएगा विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, ये सब इसका एग्जांपल आ जाते हैं। ठीक है, और कहता है गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और 8.8 ऑफ द न्यूक्लियर पावर। थर्मल पावर अकेला कितना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 50.52%। ठीक है, ये एक डेटा आ गया आपके पास। अगला कहता है वाइल कोल अलोन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 91% ऑफ द थर्मल बेस्ड एनर्जी, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए भी, और जो डिमांड उठ रही है अब, ठीक है, उसके लिए भी। ये डेटा ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो बढ़ चुका है, 1168 बिलियन यूनिट से कितना जा चुका है, 182
2 बिलियन यूनिट्स यहाँ पर बोला गया है। कहता है इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया 3 टाइम बढ़ चुकी है और कितनी हो चुकी है 2 to 6.79 गीगावाट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फैक्चुअल डेटा जो हमें इसके साथ यहाँ पर कवर करके जाना है। ठीक है, अब आते हैं और बात करते हैं क्या इंडिया के भी कोई इनिशिएटिव्स हैं एनर्जी को लेकर, तो बिल्कुल हैं। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और बहुत टाइम से हमने इसका रिवीजन नहीं किया, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या नाम आता है इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जब भी हम बात करते हैं, ये कब साइन हुआ था, 30 नवंबर 2015 को ये साइन हुआ था। और किसके किसके बीच में, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये साइन हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास। अगर हम बात करें, एक और आती है आपके पास प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कई बार बताया मैंने, फुल फॉर्म आपको बताया हुआ है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका उसके बाद थर्ड आता है प्रधानमंत्री, अगर आप बात करेंगे, जो आता है हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना, सूर्य मुफ्त बिजली योजना। ये सारे किसका एग्जाम्पल बनते हैं आपके पास, इस चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत सरकार सोलर पार्क की तरफ भी क्या कर रही है, जोर दे रही है, तो वो भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कोई स्कीम है अपने पास, मल्टीपल है बेटा, और जिसके अंदर हम किस पे जोर दे रखा है, हमने एनर्जी सेक्टर को और आगे बढ़ाने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक और हो गया हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताएंगे हमें 2070 तक, ठीक है, क्या करना है, कितना रेन्यूएबल एनर्जी पे जाना है या कितना गीगावाट करना है, आप मुझे बताएंगे। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लास स्कीम बिल्कुल नहीं भूले होंगे अभी तक आप। ठीक है, उल्लास स्कीम के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है। उल्लास का फुल फॉर्म आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लिख लेंगे आप वहां पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और क्या था, क्या बस उल्लास है ना, ULL अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग, क्या लिखा आपने, ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन भी ये क्लियर करा था। ठीक है, उल्लास स्कीम की जब हम बात करते हैं, उल्लास स्कीम की भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जिसके अंदर ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने से क्या रह गए हैं बच्चा, वंचित रह गए हैं। ठीक है, पढ़ने से वंचित रह गए, बोलने का मतलब है पढ़ नहीं पाए किसी भी कारण, जिन्होंने स्कूल बिल्कुल क्या कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया, और वो बच्चे कितने साल से ऊपर हो चुके हैं, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए इस स्कीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इस स्कीम को लाया गया था बच्चे 2022 से लेकर 2027 तक इसको लाया गया है, मतलब 5 साल आप ऐसा कह सकते हैं। और याद रखने वाला पॉइंट है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमें देखने को ये मिलती है। ठीक है, इसमें कोई भी रोल स्टेट का नहीं है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उल्लास स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला तो उस बच्चे के पास फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, दूसरा उसको क्या होना चाहिए, उसकी न्यूमरेसी मतलब उसको मतलब नंबरिंग भी आती हो ना, नंबरिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो भी आता हो, क्योंकि ऐसे लोगों का भी आगे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, विकसित भारत करने में। क्या किसमें फर्क पड़ेगा यहाँ पर, गलत हो गया ना, विकसित भारत करने में इनका भी क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। और विकसित भारत हमें कब तक करना है, तो 2047 तक हमें करना है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग होंगे तभी हो पाएगा ना यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनपढ़ कुछ नहीं कर सकते, पर बोलने का मतलब है पढ़े लिखे होने का मतलब, पढ़े लिखे मतलब उतना तो पता होना चाहिए कि भाई आपको डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएं। ठीक है, अब क्या कहता है, पढ़ते हैं। याद होगा हमने पढ़ा था मिजोरम सबसे पहले, मिजोरम के बाद हमने पढ़ा था गोवा, और गोवा के बाद थर्ड स्टेट कौन सा आता है आपके पास, यहाँ पे त्रिपुरा आ जाता है। ठीक है, कहता है द डिक्लेरेशन अलाइन विद द क्राइटेरिया सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो कि 95% लिटरेसी को यहाँ पर ग्रांट करेगा या ले लेगा, उसको क्या दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा किसका, फुली लिटरेट का। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अगला कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी सेट कर रखा है कि हमें फुल लिटरेसी अचीव करनी है, कौन से साल तक, गौर करो यहाँ पे 2030 तक। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक का। और याद रखना है बेटा, उल्लास का एक अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो उल्लास के साथ साथ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी आप इसे कह सकते हैं। और ये सारा प्रोग्राम अगर आप किसकी बात करें, जो अभी हमने PGI वाला पढ़ा, ये वाला
चला पड़ा, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइंड है, ठीक है। अलाइन मतलब जुड़ा हुआ है उसी के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं और त्रिपुरा से बनने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आइए त्रिपुरा से बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा देती हूँ आपको, और आप त्रिपुरा से बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आइए, जब हम त्रिपुरा की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या आती है? सबसे पहले क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी क्या आती है हमारे पास? तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या नाम आता है इसका? अगरतला। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगरतला आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीएम कौन है, गौर करना, यहाँ पर सीएम कौन है, तो वो आएगा आपके पास मानिक शाह। क्या नाम आएगा यहाँ पे? मानिक शाह। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, मानिक शाह। उसके अलावा कब बनी थी ये स्टेट? तो 21 जनवरी 1972 को क्या बना था हमारे पास? त्रिपुरा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन, अगर हम बात करें क्या ये बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मिजोरम के साथ क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। प्लस ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि किसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो आप याद रखेंगे क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा एक और नेशनल पार्क आ जाता है जिसका नाम है बाइसन। क्या नाम आ जाता है इसका? बाइसन नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये दो हो गए आपके पास कौन से वाले? नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताएं एसएससी का पेपर आ रहा है और उसके साथ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, कि कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा में ही आता है, त्रिपुरा या त्रिपुरी भी लिख सकते हैं, त्रिपुरा है वैसे, त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, सुंदरी टेम्पल। तो अगर याद रखेंगे सीधे आ जाएगा कि त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, क्योंकि कई बार नाम अलग अलग भी हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे यहीं पर है। उसके अलावा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैलेस है जिसका नाम है उज्जयंती। क्या नाम है इसका? उज्जयंती पैलेस है बेटा, महल है बहुत बड़ा, ये भी आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, उज्जयंती। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो एक नीर महल पैलेस है यहाँ पर, एक और पैलेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है नीर महल पैलेस। ये भी आप इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ त्रिपुरा के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है यहाँ पर, अब ये समझने वाला करंट अफेयर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार जब भी हमारे लिए कोई नीति नियम कानून बनाती है, ठीक है, क्या उसको सपना पड़ता है कहीं से कि वो कहीं से भी हमारे लिए डेटा बना देती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या होता है, जो प्रॉपर तरीके से सर्वे किए जाते हैं उन्हीं सर्वे की रिपोर्ट से वो क्या बनाती है हमारे लिए? अलग अलग तरीके से हमारे लिए स्कीम्स को यहाँ पर बनाती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब समझते हैं ऐसी एक नया चीज होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम है, किसके पास है ये? तो ये है राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम आता है इनका? राव इंद्रजीत सिंह। तो ये आप इनका नाम याद रखेंगे। और इन्होंने क्या करा है? तो इन्होंने अनाउंस करा है फॉर्मेशन ऑफ 8 मेंबर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि डिजाइन करेंगे इंडिया का पहला, गौर करना, इंडिया का पहला फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। मतलब आपके घर में कहां कहां से पैसा आता है या आपके घर में इनकम कहां कहां से होती है, ये इसका मेन एजेंडा रहेगा। मतलब आपके घर में पैसा दिहाड़ी से आ रहा है, सैलरीज आ रही हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रॉपर्टी है, या बाहर कोई आपका कोई रिश्तेदार रहता है या बाहर से वो पैसा भेज रहा है, तो ये सब इसके अंदर कवर किया जाएगा। क्लियर हो गया? कहता है इसे कौन तैयार करेगा? ये अब ऐसा तो है नहीं ना एक दिन में ये काम हो जाएगा, इसके लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। तो सर्वे कौन करेगा? तो आप याद रखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये इसका सर्वे कंडक्ट करेगा। कहता है टेक्निकल ग्रुप के हेड कौन होंगे? उनका नाम होगा सुरजीत एस भल्ला। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं किसके? IMF के लिए। क्लियर हो गया? अब कहता है ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होगा इसका मेन एम क्या रहेगा बच्चे? कि जो भी इनकम गैप है या जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है, चाहे वो कैसे भी आ रहा हो बेटा, ठीक है, एंड एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हाउस होल्ड वेजेस। मतलब याद करो, हम आज सब्जियां लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो आज आप चाहे आप दुकानदार अनपढ़ हो, चाहे वो ठेले वाला अनपढ़ हो, पर उसके पास UPI जरूर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाए हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं तो क्या हमारे उस
पैसों में, मतलब घर में आने वाले इनकम में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, ये सब इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे और इसके बेसिस पे आप सबको पता है फिर हमारे लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर यहाँ पर डेटा पूरा का पूरा इकट्ठा करके लाया जाता है। ठीक है, और जब भी हम NSO की बात करते हैं, ये कंसेप्ट 2019 में हमारे पास आया था और किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एजेंसी के अंदर ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। अगला कहता है बच्चे, अगर आप सरकारी नौकर हैं, अगर आप प्राइवेट बंदे हैं, ठीक है, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आपकी कंपनी में कोई PF, अगर आप एक अमाउंट वहां पर पे करते हैं जिसका नाम है PF, जो मतलब आप पता ना जो कंपनी होती है वो भी एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट आपका रखती है और आप भी एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट, मतलब उतना ही अमाउंट आप भी देते हैं और उससे फिर क्या बनता है अपने पास, यहाँ पर आपकी रिटायरमेंट के लिए एक पैसा इकट्ठा होता है ताकि आपका जो बुढ़ापे का आगे जीवन है वो भी शांति से कट सके। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे किया गया है, वो बात करते हैं। ठीक, अच्छा वैसा नहीं किया गया, उसके लिए क्लेम बढ़ा दिया गया है। मान लो, अगर मान लेते हैं कि मैं एक पेंशन अधिकारी हूं और अगर मैं बैंक जाती, ठीक है, बैंक जाती और मुझे क्या चाहिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए, मान लो बच्चों की शादी है, घर बनाना है, कुछ भी इमरजेंसी के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो पहले मैं कितना क्लेम कर सकती थी, 1 लाख, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बच्चे, 5 लाख। ठीक है, अब आपको बड़े बड़े खातों पे, मतलब बड़ी बड़ी लाइनों पे अटेंड नहीं होना है, खड़े नहीं होना है कि भाई आप हमारा प्लीज पैसा कर दे दीजिए या फलाना ढमकाना, इस तरीके से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको सीधे बैंक क्या प्रोवाइड करेगा, सीधे मतलब बैंक नहीं, सॉरी, आप यहाँ से अपने पैसे का ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सरकारी या प्राइवेट जगह पर काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने कुछ प्लान्स होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते रहते हैं, पैसा जोड़ते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबके पास। और याद रखना, ये एक प्रकार की EPFO की जब आप बात करते हैं तो ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें ये कंसेप्ट कब का है, तो ये कंसेप्ट 4 मार्च 1952 का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। मतलब कुछ भी अब अगर आपको पैसा चाहिए है अपने PF अकाउंट से निकालना है, तो पहले आप कितना निकाल सकते थे, केवल 1 लाख रुपए, जो कि बढ़ाकर क्या कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं और अगला वाला क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। 10 साल कंप्लीट हो गए किस बेटा स्कीम को, अमृत को। अब अमृत का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अटल मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन। ये गौर करने वाली बात है, ये रूरल एरियाज के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके 10 साल अभी अभी क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। मैं आपको एक और चीज बता देती हूं, अगर आप गौर करेंगे तो आज तो 2 जुलाई है अपने पास, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया स्कीम भी हुई थी। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया स्कीम के भी क्या होने वाले हैं यहाँ पे 10 साल कंप्लीट। अगर आप ऐड देखते हैं, टीवी थोड़ा सा भी देखते हैं, तो वहां पर ये ऐड बार बार आ रही है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया स्कीम के भी कितने साल कंप्लीट हो गए, 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये भी आप इसके साथ नहीं अलग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है, इसे कौन लेकर आया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इंट्रोड्यूस करा था, लॉन्च करा था 25 जून 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर। क्या काम था इसका मेन काम था कि इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कहां पर, अर्बन एरियाज में, ताकि उनको, अब देखो बेटा ऐसा तो है नहीं कि शहरों में हर फैसिलिटी मिल जाती है, खैर मिलती भी है पर कुछ जगहों पे तो नहीं भी मिलती ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि पानी सप्लाई, उसके बाद सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और पार्क। और ये सब आपको पता है कब समझ में आता है, जब बरसात आ रही है, तो आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा हौच पौच हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है अंडर बोथ अमृत और अमृत 2.0 टोटल 2.03 करोड़ टैप कनेक्शंस दिए गए हैं और आप ऐसा कह सकते हैं 1.5 करोड़ सीवियर मतलब जो ये गटर हो गए कनेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो बोलने का मतलब है इस स्कीम को भी, अब देखो बेटा ये स्कीम आगे ही चली है, मतलब घटी तो नहीं, आप ऐसा कहेंगे, ये इसका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और याद रखना अगर अमृत स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर सारा का सारा पैरामीटर बोला जाएगा। ठीक है, मतलब
बोलने का मतलब है इसमें पॉल्यूशन, ठीक है। आपको याद है हमने पिछली बार एक करंट अफेयर करा था जिसका नाम था लिवेबल इंडेक्स आया था, ठीक है, कि एक सिटी रहने लायक कैसे बनती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो सिटी है बेटा वही तो अर्बन एरिया हो गया ना यार, तो वहां पर पॉल्यूशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई, ये सब इसके अंदर भी आता है। पर यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं आती, यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। एक चीज और, अगर गौर करो अमृत जो 1 है, मतलब अमृत जो 1 वाली स्कीम है वो तो कब स्टार्ट हुई होगी, 2015 में। जो 2 वाली है बेटा वो 2021-22 में स्टार्ट हुई थी, याद रखना। कब स्टार्ट हुई थी हमारे पास 2021-22 में, और इसने कब तक चलना है, 2025-26 तक यहाँ पर इसने चलना है, ठीक है। अमृत कौन सी वाली बेटा, यहाँ पर 2.0, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या काम करना है, तो इसके अंदर भी जो ये एक तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है और उसके साथ साथ वाटर कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। इसी के साथ पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब इसके अंदर यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, अगर हम आज का डेटा देखते हैं तो अराउंड 36% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है बेटा, अर्बन एरियाज में रहती है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और आप सबको पता है कि हमें विकसित भारत करना है, और कब तक करना है विकसित भारत, 2047 तक। अगर विकसित करना है तो भैया अर्बन एरियाज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। आइए अगला करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला, गौर करने वाली बात है, इंडिया का पहला, आप ऐसा कह सकते हैं कि बटरफ्लाई सेंचुरी ये इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है केरला का वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसने क्या करा है, इसका नाम रखा गया है अब यहाँ पर अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। अब इसका नाम हो गया है यहाँ पर, सॉरी मैं दोबारा से बोलती हूँ, देखना क्या लिखा है। कहता है जो केरला का स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है इसने एक सेंचुरी का नाम बदला है। पहले उस सेंचुरी का नाम था अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम अब बदल के रखा गया है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। कहता है ये इस तरीके का इंडिया का पहला कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा जो टोटली किसकी बात करेगा, यहाँ पर बटरफ्लाइज की, ठीक है। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पे केवल बटरफ्लाइज ही हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एलिफेंट और जो जायंट स्क्वेरल्स होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, गिलहरी बोलते हैं, ठीक है। गिलहरी हो गई, लेपर्ड्स हो गए, बर्ड्स भी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो ये सेंचुरी कब बनी थी, 1984 में, और आती कहाँ पर है बेटा, गौर करोगे, सिचुएटेड विद इन द ट्रॉपिकल और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये कहाँ पर आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। और अगर आपने इंडिया का मैप, और सर ने आपको बताया हुआ है कि ये वाली जो बेल्ट आती है अपने पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अगर हम बात करें, इसके पास एक रिवर भी है बेटा, वो लिख लेंगे आप इसका नाम यहाँ पर, उसका नाम है चिना, उसका नाम है चिनाकन्नी, चिना तो नाम बड़े खतरनाक है, हाँ, चिनाकन्नी फुजा, ठीक है, चिनाकन्नी फुजा ये रिवर का नाम है जिसके पास ये सेंचुरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। माना जाता है बेटा अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में, ध्यान से सुनना, अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में यहाँ पर लिविंग रेनबो देखने को मिलता है। मतलब इतनी सारी जो है बटरफ्लाइज जो हैं वो लोअर लाइंग एरिया से, मतलब वेस्टर्न घाट के जो निचले एरिया हैं वहाँ से उठकर कहाँ पर आती है, पहाड़ों पर आती जाती हैं, ठीक है। मतलब वेस्टर्न घाट्स में आती जाती हैं, और इतना रंगो रंग इनका प्रोग्राम दिखता है कि कैसी दिखती हैं ये रेनबो की तरह वहां पर दिखती हैं, ठीक है। और माइग्रेटरी बटरफ्लाइज भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमने माइग्रेटरी बर्ड वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम केरला के बारे में। केरला के बारे में फैक्ट सीखेंगे और जो जो चीज़ें ऐड हो सकती होंगी उसके बारे में ऐड करेंगे, ठीक है। आइए, जब हम केरला की बात करते हैं बेटा, केरला कब बना है अपने पास, तो आप गौर रखेंगे 1 नवंबर 1956 को हमारे पास क्या बना था, केरला। केरला पहला स्टेट है, गौर करना, केरला पहला स्टेट है जो क्या रिसीव करता है बच्चे, जो कि रिसीव करता है क्या, हमारे पास मॉनसून। और याद रखेंगे इसके आसपास का जो एरिया है, मतलब जो इसका कोस्टल एरिया है, उसका नाम क्या आता है,
है मालाबार कोस्ट। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और आपने याद रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, अगर अभी आपने एचएएस का पेपर देखा होगा जो अभी अभी हुआ है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक नाम आ गया आपके पास एराविकुलम, एक क्या नाम आ जाता है आपके पास एराविकुलम। उसके बाद आ जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ध्यान रखना है आपने। एक कौन सा आ गया आपके पास यहाँ पे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाएगा पेरियार, ठीक है, याद रखना है आपने। और एक आता है मथिकेटन, एक कौन सा आता है, मथिकेटन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। अगला आता है बेटा, समझते हैं इस करंट अफेयर को और क्या बोला जा रहा है, बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि देखो बेटा, एक तो होती है नेचुरल मौत, ठीक है, एक तो होती है नेचुरल मौत जो बंदा नेचुरली मर गया, ठीक है, वो समझ में आता है। पर एक आप सबको पता है जैसे बाइक राइडिंग हो गई, ठीक है, बाइक राइडिंग भी नहीं, कई बार सामने वाले की गलती होती है पर बेचारे मर कोई और लोग जाते हैं। तो क्या बोला गया है समझते हैं, ठीक है। कहता है, अच्छा पहले तो ये समझो कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है, देखो समझो यहाँ पे। कहता है नियरली 20% ऑफ इंडियाज 151,997 रोड एक्सीडेंट्स इन 2022 किससे रिलेटेड थे, यहाँ पर टू व्हीलर्स के साथ एसोसिएटेड थे। कहता है डेथ ड्यू टू टू व्हीलर एक्सीडेंट ये बढ़ चुकी है 8% इन 2022। और अब की अगर हम डेटा की बात करें विच इज 44% ऑफ द रोड एक्सीडेंट इन 2022। मतलब रोड एक्सीडेंट्स घटे नहीं, क्या हो गए यहाँ पर, बढ़ते चले गए, ठीक है। अब इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें नाम किसका आता है, नितिन गडकरी का नाम आता है, उनकी यहाँ पर बात करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं वो रोड वगैरह के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो उन्होंने अब क्या बोला है कि 1 जनवरी जो कि कौन सा वाला होगा 2026 का, उसके अंदर क्या बोला जाएगा यहाँ पर कि जो अब टू व्हीलर्स होंगे उनमें कौन सा सिस्टम होना चाहिए, क्या लिखा गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब ब्रेक मारते हैं, कई बार ब्रेक अच्छे तरीके से नहीं लगती, तो बोलने का मतलब है कि जो टायर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा समझ लो कोई शिकंजा सा आ जाए और वो बिल्कुल जहां ब्रेक मारी मतलब वो वहीं पे रुकने की कोशिश करे ताकि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके, ठीक है, सीधी बात है यहाँ पर। अब कहता है बच्चे इसके बाद का, द मूव इज एम टू रिड्यूस एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग मोटरसाइकिल, और किससे होते हैं बच्चे यहाँ पे, स्कूटर से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है ये जो ABS सिस्टम है मैंडेटरी फॉर टू व्हीलर मॉडल्स, अब क्या लिखा है यहाँ पे, 150 cc एंड द लोअर कैपेसिटी मॉडल्स आर करेंटली इक्विप्ड विद द कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आप इसके साथ देख लेंगे कि क्या बोला गया है, जो ये क्या बोला था हमने यहाँ पे, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ना, हाँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। एंड इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट, व्हील को क्या कर देगा, जो चक्का होता है उसको क्या कर देगा, लॉकअप कर देगा, ताकि जो अचानक से ब्रेकिंग है मतलब जो होती है, ठीक है, मतलब कई बार आप देखा होगा आपने कि इससे क्या होता है, कई बार स्किड हो जाती है बाइक बहुत, या क्रैश हो जाती है, अगर वो टायर उधर ही रुक जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, तो हो सकता है सामने वाले को चोट कम लगे, ठीक है। इसी के साथ आप ऐड कर लेंगे इसी के साथ कि अब जो बाइकर्स होंगे, मतलब मान लेते हैं कि हम बाइक पे आ रहे हैं, ठीक है, तो बाइक पे जो आगे चल रहा होगा बंदा, जो ड्राइवर है बंदा, और जो उसके पीछे बंदा बैठेगा, उनके पास भी हेलमेट्स होने चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है, हेलमेट तो है ही है, पर हेलमेट अब कौन से मार्क के चाहिए, वहां पर BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हेलमेट्स वहां पर चाहिए, जो कि हमारी हेड सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है दे अचीव दिस बाय रैपिडली पल्सिंग द ब्रेक एंड प्रिवेंटिंग द व्हील फ्रॉम द स्किडिंग। और ये तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि अगर लॉक हो गया तो फिर रुक ही जाएंगे। कहता है इसके बाद इससे क्या होगा, ड्राइवर को स्टीयरिंग कंट्रोल बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, और कौन से वाले सरफेसेस में भी जो स्लिपरी और अनइवन सरफेस है जैसे पहाड़ हो गए वहां पर भी आपको रुकने को मिल जाएगा। कहता है ABS 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल चैनल, याद रखना है, जो कि क्या करता है, एक ही चक्के को रोकने की कोशिश करता है, वो भी फ्रंट वाले को। और अब डुअल चेन की यहाँ पर बात होती है तो वो क्या करता है, वो दोनों के दोनों चक्कों को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये और इसमें तो कुछ ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। और एक बात और, ठीक है, कहता है
जो इंजन का साइज होता है ये आपको अच्छे से पता होगा 125 सीसी, ठीक है, जो सब 125 सीसी होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कहता है यहाँ पर ये बोला गया है कि अब ये मैंडेटरी है कि जो इंजन का साइज, मतलब इंजन का जो साइज है जो कि 250 सीसी है, ठीक है, अब वहाँ पर भी ये सिस्टम होना मैंडेटरी है। पहला ऐसा होता था बच्चे कि जो बाइक्स किसके ऊपर हैं, इस 125 सीसी के ऊपर की बाइक है, इंजन मतलब 125 सीसी इंजन के ऊपर की बाइक है, उनमें होता था एंटी लॉकिंग सिस्टम। अब उससे कम वाली में भी एंटी लॉकिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और सेक्शन हमारे पास खत्म होता है, अगले सेक्शन पे आते हैं। क्या नाम आता है इसका? इंटरनेशनल, और बात करते हैं क्या लिखा है, ठीक है। आइए गौर करते हैं। कहते हैं यहाँ पर कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो 4 दिनों के दौरे पे गए हुए हैं, और 4 दिनों का कहाँ दौरा लग रहा है उनका, तो पहला गौर करेंगे, पहला नाम है साइप्रस, दूसरा क्या आता है कनाडा, और तीसरा क्या आता है क्रोएशिया। तो मैं कनाडा को यहाँ पे कम कवर करूंगी क्योंकि कनाडा वाली न्यूज अब आ गई है, ठीक है, तो वहीं पे उसके बारे में पूरी बात करेंगे। साइप्रस और क्रोएशिया की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं किसकी? साइप्रस की, ठीक है। गौर करना और समझना बेटा, ठीक है, बात को समझना ताकि आपको क्लियरिटी से ये चीजें बैठें, ठीक है। समझो, अगर आपने गौर करा होगा टर्की किसका साथ दे रहा था, याद करो अभी अभी टर्की जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चल रहा था तो टर्की किसका साथ दे रहा था? पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अगर हम अपनी बात करें तो कहीं ना कहीं, अब वैसे ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की सारी कंट्रीज ही दुश्मन है, हाँ, पर दुश्मन तो रहते ही है ना हर जगह पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है या मोदी जी हैं वो क्या करने जा रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज के पास जाकर उनसे बातचीत कर, ठीक है, अगर आने वाले टाइम पर ऐसी कोई वॉर या ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो उन कंट्रीज का भी हमारे पास साथ होना चाहिए, इसकी मदद के लिए गए हुए हैं, ठीक है। और एक और खास बात यह है कि जो साइप्रस है वो आने वाले टाइम पर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अगर आपको पता होगा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है, उसको हेड करेगा साइप्रस, ठीक है। तो पूरे चांसेस है बेटा कि मतलब यूरोपियन यूनियन से हमें बनाकर रखना ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे ये बेटा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें साइप्रस आता कहां पर है तो गौर करेंगे, ये कंट्री एक कह सकते हैं आप यहाँ पे मेडिटेरेनियन जो सी है वहां पर आपको देखने को ये मिलती है, और कौन से एरिया में आती है तो वेस्ट एशिया में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी कैपिटल है निकोशिया, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसकी कैपिटल है निकोशिया, ये आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपके पास यहाँ पे? तो साइप्रस वहां पर गए हुए हैं, ठीक है। अब जब वहां पर गए बेटा तो वहां पर जाके जो इंडिया का कह सकते हैं आप यहाँ पर जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है उसको भी वहां पर शो करने की कोशिश करी, साथ ही साथ जो कश्मीर का सिल्क कारपेट है, गौर करना, जो कश्मीर का क्या है बच्चे, सिल्क कारपेट है, उसको भी वहां पर प्रेजेंट करा, प्लस वहां पर एक सिल्वर क्लच था, मतलब यही कश्मीर का सिल्वर क्लच था, जो क्लच समझ गया ना, जो लड़कियां क्लच यार छोटा सा सुंदर सा बैग होता है जो क्लच, ठीक है, वो भी यहाँ पर लेकर गए थे। और वो किसको दिया? जो साइप्रस है, साइप्रस की जो कह सकते हैं फर्स्ट लेडी है, मतलब जो उनके प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, उनको भी ये अवार्ड वहां पर इन्होंने, अवार्ड नहीं सॉरी, ये उनको वहां पर इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे, मतलब फर्स्ट लेडी को जो है वो सिल्वर क्लच दिया प्रेसिडेंट की पत्नी को, और उसके अलावा जो है वहां पर कश्मीरी सिल्क कारपेट को भी वहां पर बताया है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोल दिया कि साइप्रस आने वाले टाइम पर 2026 में किस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, तो 2026 की यूरोपियन यूनियन को, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास साइप्रस का साथ होगा तो हमारे पास पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन का भी साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला क्या कहता है, गौर करते हैं। कहता है ड्यूरिंग हिज विजिट मोदी रिसीव्ड, अच्छा अब यहां पर उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है, ठीक है। गौर करना, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कहां का मिला है उन्हें, तो आप याद रखेंगे ये कहां का मिला है उन्हें, ये मिला है उनको साइप्रस का, और इसका पूरा नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस। तो मैं यहाँ पे मार्कियोस लिख देती हूँ और मैं रिपीट कर देती हूँ, तो आप वहां पर लिख लेना मार्कियोस 3, ठीक है, मार्कियोस 3, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसका नाम है, अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस 3, आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं
साइप्रस में यूपीआई की बात भी की जा रही है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? यूपीआई की। आप सबको पता है यूपीआई अभी करंटली 7 कंट्रीज में वर्किंग है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि वो 7 कंट्रीज कौन कौन है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूपीआई का कंसेप्ट इंडिया में कब आया था? 2016 में आया था, ठीक है। अगला कहता है, अब इंडिया और क्रोएशिया की बात करते हैं, क्योंकि कनाडा तो जाना ही है ना, कनाडा में तो G7 की मीटिंग चल रही है, वो हमने पढ़ना है भी आगे, तो उसको वहीं पढ़ेंगे। कहता है इंडिया एंड क्रोएशिया साइन 4 एग्रीमेंट कवरिंग एग्रीकल्चर, कल्चरल एक्सचेंज हो गया आपके पास, साइंस एंड टेक हो गया, कॉपरेशन हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और बोला गया है, ये देखो गौर करो जरा, क्रोएशिया की कैपिटल क्या आती है बच्चे? तो ज़ैग्रेब इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया एक और अपने पास यहाँ पर। आइए आगे बात करते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट की रैंकिंग आई है 2025 की। कहता है लंदन बेस्ड जो द मतलब द टाइम्स हायर एजुकेशन, इसने यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 को रिलीज करा है। इसमें अगर हम बात करें, अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि कहां पर है? कोयम्बटूर। और याद होगा तो कोयम्बटूर को एक और क्या नाम दिया जाता है? इसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो ये आप इसके साथ यहां पर ऐड कर लेंगे। क्या रैंक है इसका? 41 है। और जलंधर की जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसका रैंक है 48। और जानने वाली बात है कि ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 के अंदर काउंट की गई हैं, ठीक है। कहता है मैसूरू कर्नाटका बेस्ड JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, इसका रैंक 56 है। उसके बाद आता है बजहोल हिमाचल प्रदेश बेस्ड शूलनी बायोटेक्नोलॉजी वाली, इसका रैंक 96 है। और ये किसके अंदर आती हैं? टॉप 100 के अंदर यहाँ पर कवर होती हैं, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा है बेटा। और याद करो पिछले ही हफ्ते एक और 2 रैंकिंग्स हमने पढ़ी थी, वहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो 2 रैंकिंग्स भी आप इसके साथ यहाँ पर, वो अलग से है, मतलब वो अलग अलग थी। एक यूएस वालों की रैंकिंग थी, एक अलग थी, ठीक है। अगला कहता है द 2025 रैंकिंग इज टॉप्ड बाय, किसने टॉप करा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। और क्या स्कोर है? 98.7। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में आता है, क्या रैंक है इसका? तो कोई ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मुझे बताएंगे, मैंने क्लासेस में भी कई बार बोला है, इंडिया में इनिशियली 3 यूनिवर्सिटीज ओपन हुई थी, वो कहां पर हुई थी और किस गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय के टाइम हुई थी? कई बार क्वेश्चन बताया है, ठीक है, आप मुझे ऐड करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला। अब आ गया वो कनाडा वाला पॉइंट जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसको यहां पर पढ़ के वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है 51st G7 कंट्रीज की क्या होने वाली है? यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। पहला क्वेश्चन यहीं से पेपर के लिए निकाल लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ G7। तो आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि हम G7 का पार्ट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया अपने पास, ठीक है। कहाँ पर हो रही है? तो कनानस्किस सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा कनाडा में ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। याद करने का नमोनिक क्या है इनकी कंट्रीज को? तो गौर करना, इनकी कंट्रीज को याद करने का नमोनिक है जूस विद GF, ठीक है। जूस विद GF भी कर सकते हो, विद GF, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जे से जापान, फिर यू से यूनाइटेड किंगडम भी आप यू से आप याद रखेंगे USA, फिर I से इटली आ जाएगा, C से आपके पास कनाडा आ जाएगा, उसके बाद E से इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम आप याद रखेंगे, विद से कुछ नहीं है, क्या बचता है? G से जर्मनी और J से F से आता है आपके पास फ्रांस, ठीक है। तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्या लिखा है, कहता है ये जो समिट है जो कनाडा इस बार की G7 की प्रेसिडेंसी को हेड कर रहा है, G7 की मीटिंग को हेड कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, और उनके प्राइम मिनिस्टर ने इसको हेड कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? मार्क कार्ने। कहता है ये जो समिट है ये 50 ईयर्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन अमंग द G7 नेशन। बेटा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसके 10 साल 50 साल कुछ तो कंप्लीट होते हैं ना, तो वो यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। कहता है 52nd G समिट जो है, अब ये आ गया फ्यूचर के लिए क्वेश्चन हमारे पास, जो 52nd G7 समिट होगी वो जून 2026 में होगी। और कहाँ पर होगी बेटा? तो सिटी का नाम आप पढ़ लेंगे, और कहाँ पर होगी? तो वो होगी फ्रांस में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, कहाँ पर होगी वो मीटिंग? तो वो होगी फ्रांस में, ठीक है। निकल गया एक और क्वेश्चन, अगले वाले पे आते हैं।
कहता है कनाडा ने और भी बहुत सारे लीडर्स को इनवाइट कर रखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर गए थे। और अभी अगर आपने याद किया हो तो अभी गौर करो, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ कहाँ गए हैं, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है ड्यूरिंग द क्लोजिंग, जब इसकी क्लोजिंग चल रही थी तो ये जो मार्क कार्ने हैं इन्होंने अनाउंस करा कि $2 बिलियन इन द न्यू मिलिट्री एड किसको दिया जाएगा, यूक्रेन दिस ईयर, अलॉन्ग विद $2.3 लोन। ये सब आप देख लेंगे किस किस को लोन दिया जा रहा है, कम काम का है, हमसे जगह पूछी जाएगी। और सेवरल नॉन G7 नेशंस भी यहाँ पर आउटरीच पार्टनर की तरह बुलाए गए थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अच्छा G7 बना कब है, अब एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो G7 कब बना था, 1976 में। ठीक है, याद रखना है आपने कब बना है। तो G7 कब बना था अपने पास, 1975 में। आप सॉरी, ये बना कब था, 1975 में, सॉरी, है ना। और कनाडा ने इसे कब ज्वाइन करा था, तो आप याद रखेंगे 1976 में ज्वाइन करा था। ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में पहले ये G7 नहीं G6 ही था, और फिर बाद में कनाडा ने इसको कब ज्वाइन करा है, 1976 में ज्वाइन करा है। और इसे बनाने की इतनी क्या जरूरत पड़ी, जरूरत ये थी बेटा कि 1973 का ऑयल क्राइसिस आया था और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिटोरिएट हो रहे थे, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई थी, तो यहां पर इसके साथ ऐड किया गया। ठीक है, फिर इसको यहां पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है OECD की OECD। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलते हैं। इन्होंने अभी अभी एक रिपोर्ट को पेश करा है जिसका नाम है ग्लोबल ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सूखा, और सूखा पड़ने का मेन कारण है जो अभी अपने पास क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। कहता है ड्रॉट आउटलुक आएगा जिसमें ट्रेंड, इम्पैक्ट और पॉलिसीज यहाँ पे सब कुछ कवर की जाएंगी। कहता है ये जो रिपोर्ट है बेटा, ये कहीं ना कहीं अलर्ट करती है, बताती है कि अगर प्रॉपर तरीके से मेजर्स नहीं लिए गए, जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ड्रॉट है वो बढ़ जाएगी, और कितना परसेंट पहुंच जाएगी, 35% बाय 2035। ये रिपोर्ट कहती है इन द रीसेंट डिकेड्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, जो कि क्या हो चुका है, यहाँ पर बढ़ चुका है। बेटा देखो पानी की प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी बात तो क्या है, सबसे बड़ी बात है ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, कहता है पैटर्न्स लाइक राइजिंग टेम्परेचर इंटेंसिफाई इवेपोरेशन, रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर एंड कॉम्प्रोमाइजेस द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द एक्वाफर्स। ठीक है, तो आप सबको पता है ये सारा कारण किसका है, ये सारा कारण क्लाइमेट चेंज का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ही बेटा डरावनी बात हो जाएगी आने वाले टाइम पर, क्योंकि जिस हम बोल रहे हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आप इसके साथ देखेंगे। अगला कहता है ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है सीवियर ड्रॉट कैन डिक्रीज फ्लूवियल ट्रेड वॉल्यूम्स, हम इसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर वही पानी का, नदी का पानी यहाँ पर लाकर, कहते हैं रिड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इन सबको अगर कम किया जाए तो जो पानी है उसका फ्लो आप यहाँ पर देखकर ड्रॉट से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, OECD के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी आपने पढ़ा पेरिस फ्रांस। और अगर हम बात करते हैं ये बॉडी कब बनी थी, तो आप लिख लेंगे 14 दिसंबर 1960 में ये बॉडी बनी थी OECD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। स्टार मार्क क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम कई दिनों से नहीं, कई जमानों से ये पढ़ते आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आइए पेपर का क्वेश्चन निकालते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया टर्म है, तो आप याद रखेंगे ब्रंटलैंड कमीशन। तो पहला तो यही बन गया आपके पास कि ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था उसका, यहाँ पर आर कॉमन फ्यूचर, और वहां से ये नाम लिया, मतलब टर्म दी गई थी, टर्म का नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इसके टोटल 169 टारगेट्स हैं, ध्यान रखना है आपने, कितने टारगेट्स हैं, 169, और गोल कितने हैं, तो गोल्स हैं बेटा 17, और कब तक कंप्लीट करने हैं, 2030
2030 तक, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेस का इस तरीके से प्रयोग करना कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। सीधा सीधा क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं, पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है यहाँ पर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का 10वां एडिशन अगर हम बात करें तो ये आया है, जिसमें क्या बोला गया है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। पहली बार इंडिया टॉप 100 में यहाँ पर गया है, ठीक है, एंटर हुआ है ऑन द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग। क्या रैंक है यहाँ पर, पढ़ो जरा सा, 99 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज, 193। और कहता है विद द स्कोर इतना है, और गौर करना पिछले साल कितना था हमारा, तो वो था 109th रैंक, ठीक है। टॉप करने वाले देश हम सबको पता है कौन कौन से होंगे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये आपको यहाँ पर टॉप करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा इसका ना ऐसा कह लो कि इस रिपोर्ट को चेक करने का स्केल है, तो स्केल कहता है 100 और एक स्केल क्या कहता है, मतलब स्केल का एक छोर क्या कहता है 0 और एक छोर क्या कहता है आपके पास यहाँ पे 100। अगर 100 है तो कंट्री ने 17 के 17 गोल क्या कर लिए यहाँ पर, अचीव कर लिए। स्कोर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर स्कोर है कितना यहाँ पर 100 आ जाता है तो वो क्या उसने अचीव कर लिया है, उसने अचीव कर लिया है क्या, सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और 0 है तो आपको पता ही है कि शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। अब गौर करो तो यहाँ पे फिनलैंड का स्कोर देखो क्या लिखा हुआ है 87, मतलब किसके अंदर है अभी 100, तो ये भी नहीं पहुंचे। हमारा क्या स्कोर है 66, तो हम तो यहीं पे बीच में फंसे होंगे अभी। स्वीडन का कितना है 85 और डेनमार्क का कितना है 85.26, ठीक है। चले, कहता है चाइना ऑल्सो शोड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, रैंकिंग कितना है 49 और क्या स्कोर है इसका 74.39। कहता है अ डेकेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बेटा धीरे धीरे स्लो ही चलेगा क्योंकि बहुत हमने जल्दी टारगेट रख दिया है 2030 का, और इतना सब कुछ ठीक करना है वो इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। कहता है इसके बाद का, कहता है ओनली 17% ऑफ द टारगेट्स जो कि अभी ट्रैक पे हैं, जो क्या होंगे यहाँ पर अचीव होंगे, ठीक है। कहता है भूटान का रैंक है 74th, नेपाल का है 85th, उसके बाद बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान 140, ठीक है। तो सोच ही नहीं रहे ना, ये तो वो टेररिज्म में घुसी रहती हैं कंट्रीज, ये क्या कर लेंगी, ठीक है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे लगता है ये तो उड़ाने की तैयारी में ही रहती है बस। और उसके बाद है 19 ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज कहाँ की है बच्चे, यूरोप की है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट आई है अपने पास 2025 की, ठीक है। देखिए, हमने याद करो 31 मई पढ़ा था, हमने पढ़ा था 31 मई को नो टोबैको डे होता है, और वर्ल्ड नो टोबैको डे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नो टोबैको डे भी लिख सकते हैं और आप इसे नो वर्ल्ड टोबैको डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कहता है जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड WHO ने एक रिपोर्ट पेश करी है। क्या नाम है रिपोर्ट का, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025, जो कि वार्निंग देता है किसकी, टोबैको के डेंजर्स की, ठीक है। ये याद रखेंगे। और कहाँ हुई है ये कॉन्फ्रेंस, तो आप याद रखेंगे डबलिन, और डबलिन कहाँ पर आता है, आयरलैंड में आता है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6.1 बिलियन people over 75% of the world population are now protected, and at least one of them monitor, protect, offer, warn, enforce, raise measures compared to 1 billion in 2007, ठीक है। तो हम बचाने की कोशिश भी तो कर ही रहे हैं, पर बेटा कहाँ कम होएगा, ये जर्दा तुम्हें लगता है कम हो सकता है, सिगरेट कम हो सकती है, बिल्कुल नहीं। कहता है द रिपोर्ट फोकसेस ऑन 6 proven WHO empowered tobacco control measures to reduce tobacco use which claim over 7 million a year, ठीक है। तो अब ये तो बेटा डेटा ही है, पर ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो ये डेटा और भी ज्यादा डरावना होगा, क्योंकि लोग इतनी जल्दी किसी चीज से नहीं छुटकारा पा सकते। आप इस तरीके से यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है इसके बाद का आपके पास, अगला इसी के साथ कहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज अमंग द कंट्रीज आइडेंटिफाइंग हैविंग बेस्ट प्रैक्टिस लेवल ग्राफिक हेल्थ वार्निंग लेवल्स इन 2024, ठीक है। इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड अमंग, इसके अंदर आ गई है, ठीक है, फिलैंथ्रोपीज अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल फोकस्ड ऑन, यहाँ पे रोकने की कोशिश है, ठीक है। ये फालतू की बात है बेटा, हम इतने अच्छे हैं नहीं, आज आप ऑन ग्राउंड डेटा इकट्ठा करेंगे तो और भी बुरा हाल है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया की,
टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था? ये बना था 1975 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है, 1975 में। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि टोबैको किस प्लांट से आता है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है, 31 मई का करंट अफेयर था, वहां पर मैंने आपको लिखवाया हुआ था कि क्या इसके पेड़ का नाम है, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। और 31 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है? अगला आता है हमें अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथ करना है, मतलब बढ़ाना है, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना है किसके साथ? अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। देखो बेटा, कॉन्टिनेंट तो अफ्रीका हो गया। अगर हम बात करते हैं, इमेजिन कर लो इस तरीके से, ये कॉन्टिनेंट है, बहुत बकवास बनाऊंगी मैं, पर यहाँ पे कहीं पे ये जो एरिया आता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है समझते हैं। कहता है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी बैठी है, इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ पर बात कर रही है। और यहाँ पे 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है। वो 2 एग्रीमेंट किस पे हैं? तो आप याद रखेंगे सबमरीन कॉपरेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो इस तरफ इंडिया है तो यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, और नीचे आओ तो कौन सा ओशन है? यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसी इनसे मदद चाहिए या कैसा कॉपरेशन चाहिए हमें इनके साथ? जो आप कह सकते हैं सबमरीन कॉपरेशन, मतलब नेवल कॉपरेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब बात करते हैं किसके बारे में? साउथ अफ्रीका के बारे में। तो गौर करते हैं, साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो ये साउदर्न मोस्ट कंट्री है, ठीक है। गौर करना, सदर्न मोस्ट भी कहते हैं आप इसे, सदर्न मोस्ट कंट्री है। और कंट्री कहाँ की है? तो आप याद रखेंगे ऑफ अफ्रीका की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया अपने पास, ठीक है। अगर हम बात करें, इसकी 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 3 कैपिटल्स कौन कौन सी है? एक एग्जीक्यूटिव है, एक इसकी जुडिशरी है, और एक इसकी लेजिस्लेटिव है। आप सर्च करेंगे, मुझे बताएंगे और खुद भी अपने साथ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला आता है, अगला वाला कवर करते हैं। अगला कहता है फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने WHO गोल्ड टियर ले लिया है, किसमें? HIV ट्रांसमिशन में। आप सबको पता है एक जानलेवा बीमारी है, कौन सी वाली बेटा? हमारे पास यहाँ पे HIV, और जिसका मेन वायरस होता है रेट्रो, उसका नाम होता है रेट्रो वायरस, ये आपको पता होगा। और हम वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है समझते हैं। कहता है बोट्सवाना याद होगा तो बोट्सवाना वही कंट्री है जहां पर डायमंड की, मतलब अगर हम बात करें डायमंड की 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है हमारे पास? बोट्सवाना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है। कहता है बेटा, यहाँ पर कहता है WHO ने इसे गोल्ड टियर स्टेटस दिया है, क्या खत्म करने के लिए? क्या खत्म करने के लिए? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम HIV कहते हैं। किस चीज के ट्रांसमिशन के लिए? मदर टू चाइल्ड। अब गौर करो, अगर हम गौर करते हैं वैसे तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि खांसने से ये इन सब चीज़ों से हो जाती है, आप सबको पता ही है। अगर हम बात करते हैं, एक तो ये किससे होगी? मदर से चाइल्ड में कैसे जाएगी बच्चे? तो वो कैसे जाएगी? ब्लड से जाएगी। तो पहला आपको ये याद रखना है। और उसके अलावा जो मेल और फीमेल का गैमेट्स होता है, ठीक है, उसके साथ भी क्या होती है? ये बीमारी फैलती है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिशन बीमारी है ये। कहता है इसके बाद अगर हम बात करें, बोट्सवाना जो है वो वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसको सिल्वर टियर मिला था इस चीज को, HIV को खत्म करने के लिए। और अब कौन सा मिला है? तो गोल्ड टियर का स्टेटस मिला हुआ है। कहता है क्यूबा वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिसीव्ड WHO एलिमिनेशन WHO सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और कब की बात हो रही है? ये 2015 की, ठीक है। चलिए WHO कब बना था? याद करिए 7 अप्रैल 1948, याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, क्या कहता है बच्चे हमें? वो कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला कौन सा आता है? टिल डेट 19 कंट्रीज है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। और बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? गेबोरॉन, ठीक है, ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नाटो की समिट हुई है, ठीक है। नाटो आप सबको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। पहला क्वेश्चन, ये बॉडी क्या है, क्या काम करती है, ठीक है। पहले बेसिक ही समझो इस बात का ताकि आपको समझ में आए। क्या लिखा देखो, कहता है नाटो एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री अलायंस है
किन कंट्रीज का? यूरोप, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज का। तो आई थिंक आपको पहले यही बात समझ में आई कि कौन सी दो कंट्रीज का अलायंस है ये, तो आप याद रखेंगे कौन सी दो कंट्रीज का अलायंस है ये, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का अलायंस है। कब बनी थी ये, तो आप याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 को बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 12 कंट्रीज विच साइंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसका नाम क्या आता है? वॉशिंगटन ट्रीटी। और कहाँ साइन हुई थी? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में आपको देखने को मिलते हैं। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 32, जिसमें से अगर हम बात करेंगे स्वीडन ने कब ज्वाइन करा है? मार्च 2024 में। और कौन सा मेंबर बना था? 32nd मेंबर बना था। ठीक है, अब आओ वापस और यहां पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है नीदरलैंड ने नाटो समिट को हेड करा है, और अगर हम बात करें कहां पर हुआ है, तो एट वर्ल्ड फोरम इन इट्स कैपिटल सिटी हेग में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहता है दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फॉर्मेशन ऑफ नाटो इन 1949 द नीदरलैंड होस्टेड द नाटो समिट। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे पहली बार है जब से नाटो बना है तब से ये यहाँ पे मीटिंग हो रही है। कहता है नाटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? मार्क रूटे। इन्होंने अनाउंस करा है कि अब हमें अपना जो डिफेंस में स्पेंडिंग है उसे और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कितना परसेंट? तो आप याद रखेंगे 5%। किसका? जीडीपी का एनुअली। ठीक है, अगला कहता है ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो आर एक्सपेक्टेड टू अचीव न्यू स्पेंडिंग टारगेट आने वाले कितने सालों में? 10 सालों में। ठीक है, और कोई भारी बात नहीं है, सीधा फैक्चुअल डेटा आपके पास यहाँ पर बन जाएगा और फैक्चुअल डेटा आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगले वाले पे आते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है, बात करते हैं। अगला आता है टेंटेटिव लिस्ट। आपको याद होगा यूनेस्को जो है वो एक टेंटेटिव लिस्ट प्रोवाइड करता है। याद होगा मैंने किसी करंट अफेयर में आपको ज़रूर बताया है कि जब हम टेंटेटिव लिस्ट की बात करते हैं तो टेंटेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है बेटा, ऐसे समझो कि यूनेस्को की जो साइट्स हैं वो डिक्लेयर होने से पहले, ठीक है, मान लेते हैं आप एक कंट्री हैं, मैं एक कंट्री, तो मुझे मेरी कंट्री के अंदर जो जो साइट्स ऐसी लगती हैं कि यूनेस्को साइट्स बन सकती हैं, मैं उनका नाम भी तो दूंगी ना। फिर वो बोर्ड आएगा, वो चेक करेगा क्या ये कंट्री क्या ये जो सिटीज़ बोली गई हैं, क्या ये जो बोले गए हैं एरियाज़, क्या वो इस लायक हैं या नहीं है, ये सभी तो चेक किया जाएगा ना। वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कहता है सलखन फॉसिल पार्क, जिसको सोनभद्रा फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के टोटल 63 साइट्स हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जा चुकी हैं। फॉसिल्स आर एस्टिमेटेड, जो यहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं? 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, याद रखेंगे। डेटिंग बैक टू दी, अब ये एक एरा होगा जो इतने साल पुराना था, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद है एम्बेडेड इन दी भंडेर लाइमस्टोन ऑफ द कैमूर रेंज, पार्ट ऑफ विंध्यान सब ग्रुप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और यहाँ पर ये रॉक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया कि ये आज की रॉक्स नहीं है, ये बहुत पुराना एक फॉसिल पार्क है, और इसको किसके अंदर ऐड करने की बात हो रही है? यूनेस्को। अभी तो पहले किस में जाएगा? यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, फिर टेंटेटिव से पक्की में जाना है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एट प्रेजेंट कितनी साइट्स हैं यूनेस्को की, तो आप सबको पता है 43 हैं। पहली कौन कौन सी थी? तो कई बार आपको बता चुकी हूँ, ताजमहल थी, ताजमहल के साथ आती है आगरा फोर्ट, क्योंकि 4 इकट्ठी बनी थी अगर याद होगा तो, आगरा फोर्ट। उसके बाद अजंता केव्स आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और चौथी आपके पास आती है एलोरा केव्स। ठीक है, और कब बनी थी? तो 1983 में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा 43rd साइट कौन सी है? तो वो है असम के मोइदाम्स। ठीक है, असम के मोइदाम्स, ये इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐड रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलते हैं। ये आप ऐड कर लेंगे इसके साथ को, और ये मैप आप देखकर समझ लेंगे कि कितनी सारी साइटें अभी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, हो गया ना क्लियर ये वाला आपके पास। आप इसकी फोटो ले लेंगे अपने पास, और इसको बाद में अगर बनाना होगा, वैसे बहुत बनाने में मुश्किल है इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है बच्चे? अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके बारे में बात करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आइए, कहता है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रैंकिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसी को देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आ गया? टाटा के बाद इन्फोसिस, उसके बाद HDFC, फिर LIC, रिलायंस, SBI, फिर अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड की बात करते हैं। अच्छा, गौर करो, शुरू के 6 किसके यहाँ पर? इंडिया के। तो पढ़ो क्या लिखा है। कहता है लंदन बेस्ड जो ब्रांड फाइनेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी है, जिसने क्या करा है यहाँ पे? रिलीज करा है इंडिया
100 रैंकिंग 2025 हाईलाइटेड टोटल ब्रांड वैल्यू। ठीक है, ये आपके यहाँ तक क्लियर हो गया। टाटा पहले है, सेकंड थर्ड, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, कहता है इसके बाद यहाँ पर भारती एयरटेल 8th है, लार्सन एंड टर्बो किस में आता है 9th में, महिंद्रा ग्रुप किस में है 10th में। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पे तो कौन सा आता है, ताज, फिर एशियन पेंट, अमूल, हीरो, तनिष्क और मारुति सुजुकी। ठीक है, तो ये ऐड करने वाला ये फैक्चुअल करंट अफेयर है, कवर कर लेंगे। अगला आता है साइंस और टेक। ठीक है, आइए बात करते हैं, समझते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपको समझाती हूँ ताकि आपको कहानी समझ में आए। ठीक है, समझते हैं इसको। देखो बेटा, एक आप ऐसा समझो यहाँ पर कि वोयेजर 1 गया था। ठीक है, वोयेजर 1 आप ऐसा कह सकते हैं कि अब पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, नासा का एक स्पेस प्रोब वोयेजर 1 है जिसने किसे हिट करा है बच्चे, वॉल ऑफ फायर को। ठीक है, समझना बेटा, देखो इसको बेसिक से समझना। ठीक है, और वोयेजर 1 की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च हुआ था, 5 सितंबर 1977 को इसका एक वोयेजर 1 हुआ था। और वोयेजर जो 2 है, ठीक है, याद रखेंगे, वोयेजर 2 जो है वो कब हो गया था, तो वो अगस्त 20 1977 को, मतलब 2 वाला पहला गया था, 1 वाला बाद में गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या था बेटा, इनका काम था जो आउटर प्लैनेट्स हैं, गौर करना, अब इसको यहाँ पर बेसिक से समझना। ठीक है, आउटर प्लैनेट बोलने का मतलब है जब हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सन से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हम बोल रहे हैं आउटर की बात कर रहे हैं। समझना, सबसे पहला ग्रह कौन सा आएगा, मरकुरी, मरकरी के बाद कौन सा आएगा आपके पास यहाँ पे वीनस, वीनस के बाद कौन सा है अर्थ, और अर्थ के बाद कौन सा है मार्स। ठीक है, गौर करेंगे तो ये शुरू के 4 प्लैनेट है, इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, याद रखना, और इन्हीं को हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपके पास पहले। अब इसके बाद के जो 4 हैं, इसके बाद के 4 कौन कौन है, गौर करो, इसके बाद के 4 कौन है, 4 कौन कौन है, तो एक आता है आपके पास जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन सा आता है, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के बाद कौन सा आता है, यूरेनस, और यूरेनस के बाद क्या आता है, नेपच्यून। ठीक है, अब ये तो 8 ग्रह हो गए। अब ये जो लास्ट वाले 4 हैं इनको बोला जाता है बच्चे जोवियन, क्या बोला जाता है, जोवियन, और इनको हम आउटर क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां तक समझे पहले। अगर बेटा ये सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम का भी तो कोई ना कोई एंड होगा ना, बाहर तो कोई स्पेस भी तो है ना, क्योंकि स्पेस के अंदर तो सारी चीजें चल रही हैं। तो बोलने का मतलब है यहाँ पर ये जो वोयेजर 1 है बेटा और जो वोयेजर 2 है, ये आप ऐसा कह सकते हैं ये दोनों के दोनों आउटर प्लैनेट्स की स्टडी करने गए थे। ठीक है, स्टडी बोलने का मतलब है उनसे जो है वो डेटा लेकर आने की बात यहाँ पर करी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास, ये क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके साथ का, कहता है जो वोयेजर 1 है द 48 ईयर ओल्ड स्पेस क्राफ्ट है, जो किसने लॉन्च करा था बेटा, तो आप याद रखेंगे नासा ने। और ये कहाँ तक चला गया, तो ये प्लूटो से भी बाहर चला गया। अब गौर करो, मैंने अभी आपको क्या बोला, यहाँ पर नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद प्लूटो है, प्लूटो वो बात अलग है, प्लैनेट नहीं है पर है तो है ना वहीं पे। तो कहता है यहाँ पर बियॉन्ड अ प्लूटो अ शेल ऑफ सुपर हीटेड प्लाज्मा, जिसका क्या नाम है, वॉल ऑफ फायर। ठीक है, तो बिल्कुल एंड तक पहुंचा है, और वो क्या है पॉइंट, वो वाला वो है वॉल ऑफ फायर। ठीक है, अब समझो इस बात को और बेसिक से इस बात को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पहले आपके पास। अब क्या कहता है, कहता है ये जो वॉल ऑफ फायर है ये कहाँ पर है बेटा, ये है हेलियोपॉज में। अब हेलियोपॉज का मतलब क्या हुआ, हेलियोपॉज बेटा वो जगह आ गई जहां पे ये जो सोलर सिस्टम है ये खत्म, और इंटरस्टेलर ध्यान देना, इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो गया। इंटरस्टेलर का मतलब क्या हो गया, जो आप कह सकते हैं इंटरस्टेलर का मतलब हो जाएगा आपके पास एक आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर इंटरस्टेलर को आप ऐसे समझेंगे कि अ गैप बिटवीन कह सकते हैं आप यहाँ पर, अ गैप बिटवीन प्लैनेट्स अ गैप बिटवीन कह सकते हैं प्लैनेट स्टार्स के बीच में। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना क्या लिखा है, कहता है लोकेटेड नियर द हेलियोपॉज द रीजन, जो कि आउटर बाउंड्री बनाता है किसका, हेलियोस्फीयर का, द सन्स प्रोटेक्टिव बबल एंड द स्टार्ट ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, ये मैंने भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। कहता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 24 बिलियन किलोमीटर वोयेजर 1 ने कंफर्म करा है द प्रेजेंस ऑफ थिन और हाई टेम्परेचर लेयर, जिसका टेम्परेचर कितना है
30,000 से 50,000, तो भैया तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ऑल्दो वोएजर 1 प्लस प्लाज्मा डिटेक्टर फेल्ड, इट कॉस्मिक रे सेंसर एंड मैग्नेटोमीटर हेल्प डिटेक्टेड द बाउंड्री थ्रू चेंजेस सच अ ड्रॉप एज सोलर विंड। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करना, आपको सर ने पढ़ाया होगा एक अर्थ का, ठीक है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सन से आने वाली जो सोलर विंड्स होता है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बोला गया, वैसे तो कोई वॉल ऑफ फायर वहाँ पे है नहीं, बोला गया ये वही सोलर विंड्स हैं जो क्या कर रही थी, सन से कॉन्टिन्यूसली निकल रही थी और वहाँ पर ये वोएजर 1 टकराया है या वहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। आई बात समझ में, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाली बात थोड़ी सी समझ में आई होगी कि क्या यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं और अगला क्या कहता है, बात करते हैं, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो गया बच्चे, इंटरस्टेलर का मतलब हो गया जो मतलब गैप कह सकते हैं, जर्नी कह सकते हैं किसकी, स्टार्स के बीच की, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वैसे भी यूनिवर्स की सैर करने निकला था तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता है एक और मिशन है जिसका नाम है टाइटन स्पेस मिशन, ठीक है, जो कि एक्चुअली में जो जीरो ग्रेविटी है मतलब इस तरीके से है कि 3 घंटों तक वहाँ पे जीरो ग्रेविटी पे रहना है। इसके लिए इंडिया से एक लड़की जाएंगी अभी, और ये कब होगा, 2029 का मिशन है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन जाएंगी, तो दंगेटी, अब यहाँ पे आप जानवी याद रख लो, जानवी कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से। इन्हें सिलेक्ट किया गया है किस मिशन के लिए, तो आप याद रखेंगे टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज, एक प्राइवेट एजेंसी एंगेज्ड इन स्पेस रिसर्च। क्लियर हो गया। कहता है जानवी जो है वो फर्स्ट इंडियन सिलेक्ट हुई हैं किसके लिए, TSI टाइटन स्पेस, और कह सकते हैं आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑर्बिटल मिशन टू द ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन। कब लॉन्च होगा बच्चे, 2029 में, जो मैंने अभी आपको क्लियर करा। कहता है यहाँ पर शी हैज ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड वॉशिंगटन बेस्ड नासा इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है बिल्कुल, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पर अभी नहीं जाना है, कब जाना है इन्होंने, 2029 में, ठीक है। जो TSI है, इसका पुराना नाम है अर्थ लूप ऑर्बिटल क्रूज, एक कमर्शियली स्पेस फ्लाइट होगी जो कहाँ जाएगी, जो एक्सेस करेगी किसको, लो अर्थ ऑर्बिट को, ठीक है। और इस मिशन को हेड करने वाले कौन होंगे, विलियम MC आर्थर जूनियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है शुभांशु शुक्ला। ये नाम आप सबने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर आपने चेक करा होगा और आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में भी और क्लियर करते हैं क्या लिखा हुआ है। आइए, कहता है बेटा यहाँ पर USA बेस्ड जो एक्सियम स्पेस मिशन गया था अभी, ठीक है, जो इसने कोलैबोरेट करा था नासा के साथ, और कहता है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है SpaceX, इन्होंने अपना चौथा प्राइवेट मिशन क्या करना है, लॉन्च करना है, और कहता है इसका नाम होगा एक्सियम मिशन 4 टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। याद करिए, वही स्पेस स्टेशन है जहाँ पे सुनीता विलियम्स रुकी थी, याद करो, बताया हुआ है आपको सब कुछ, ठीक है। ये वही पॉइंट आ गया आपके पास। कहता है द क्रू लिफ्टेड ऑफ बोर्ड SpaceX Falcon 9 रॉकेट, याद रखेंगे, विच प्रोपेल्ड विद द न्यू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, क्या नाम था इसका, ग्रेस, और फिर इसे यहाँ से लॉन्च किया गया USA के कैनेडी सेंटर से, ठीक है। कहता है क्रू मेंबर्स कौन कौन है, पिगी विटसन, शुभांशु शुक्ला, उसके बाद है पोलैंड से स्लावाजोक, जो भी नाम है इनका, और तिबोर कहाँ से, आपके पास हंगरी से, ठीक है। तो आपको ये, और मैंने आपको फरवरी के करंट अफेयर में ये करवाया हुआ है। ये जो मिशन है, ये पहला ISS विजिट मिशन होगा एस्ट्रोनॉट्स का फ्रॉम इंडिया, पोलैंड और हंगरी, और सेकेंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा ओवर 40 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। मिशन जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, विल लास्ट फॉर 14 डेज, ड्यूरिंग विच क्रू जो है वो कहाँ पर रहेंगे, ISS में, और याद होगा ये क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। चलिए अगला आता है, आप सबको पता है इंडिया की एक अच्छी खासी कोस्टल लाइन है, ठीक है, तो इसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है भाई, यहाँ पर हमारे पास पूरे के पूरे सबमरीन वगैरह चाहिए। तो कहता है इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या करा, यहाँ पे अदम्या, जो कि पहली क्या है, पेट्रोल वेसल है, याद रखेंगे, अंडर द 08 FPB प्रोजेक्ट। अब ये FPB प्रोजेक्ट क्या है ये देखना पड़ेगा, देखो पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है ये एक हाई स्पीड एजाइल मैरी टाइम प्लेटफॉर्म है, जिसे कौन यूज करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, किस चीज के लिए, कोस्टल सर्विलेंस और पेट्रोलिंग के लिए, और विद एडवांस्ड नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सर्विलेंस सिस्टम, ताकि मैरी टाइम सिक्योरिटी को आगे बचाया जा सके, ठीक है। ये पहली शिप होगी जो इस तरीके से बनेगी, ये डेटा तो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। और इसको बनाने वाला कौन है यहाँ पर, तो
तो आप याद रखेंगे गोवा शिपयार्ड, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, तो डे हम बनाते हैं 1 फेब को, याद रखेंगे। और एस परमेश क्या है इसके अभी यहाँ पर, पी शिवामणि अभी कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड है या चीफ हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला कौन सा सेक्शन आता है, स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। कहता है पेरिस डायमंड लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पर्सपेक्टिव से कहता है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 को जीता है। और कितना थ्रो था उनका बताना जरा सा, 88.16 मीटर, याद रखना है। कहां पर हुआ है, पेरिस फ्रांस में। अगर हम बात करते हैं जो जर्मन के थ्रोअर है, क्या नाम है उनका, जूलियन वेबर, अगर हम बात करें इनका रैंक सेकंड आता है। और जो ब्राजील के लुइस हैं इनका रैंक थर्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है जो एंडरसन पीटर्स हैं, जो कहाँ पे हैं, ग्रेनाडा के हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 मतलब माने जाते हैं जेवलिन थ्रो में, इनका रैंक क्या है वहां पर, 5th, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहता है अब इसका जो एक और इवेंट होगा वो कहाँ पर होगा बच्चे, तो वो कहाँ पर होगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और कब होना है, अगस्त 2025 में, ठीक है। और जब आप बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो सबको पता है नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, हरियाणा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स अर्लियर नोन एज ये आप इसके पढ़ लेंगे और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला वाला। अगला कहता है आर्चरी एशिया कप 2025 स्टेज 2, स्टेज 1 हमने पढ़ा हुआ है पहले, जो स्टेज 2 है वो कहां पर हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। इंडिया कितने मेडल लेकर आया है, 9 मेडल है अगर हम बात करें। और इंडिया टॉप मेडल टैली में काउंट होता है। इंडिया आउट परफॉर्म्ड इंडोनेशिया और कजाकिस्तान, तो ये आप यहाँ पे डेटा देख लेंगे। ये इवेंट कहता है 200 आर्चर्स आए हुए थे 21 कंट्री से, ठीक है। मेन इंडिविजुअल कंपाउंड में कौन जीता, कुशल दलाल और तेजल राजेंद्र साल्वे किस में जीती हैं, वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड में, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर पर्सपेक्टिव से। अगला आता है ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025, ये कहां पर हुआ है, चेज रिपब्लिक में हुआ है। इसमें नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करते हैं, कितना मीटर था इनका यहाँ पर इस बार का ये थ्रो, तो 85.29 मीटर्स, याद रखना है। और जो डुओ स्मिथ हैं साउथ अफ्रीका के, इनका रैंक है 2nd। और जो एंडरसन पीटर्स है वो ग्रेनाडा वाले, उनका रैंक है 3rd, यहाँ पर याद रखेंगे। और कहता है यहाँ पर समझो क्या लिखा है, ही इज द फर्स्ट इंडियन एथलीट जो क्या जीते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स विच ही अचीव्ड, कब जीता था याद करो, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। और याद होगा जो अपने पास अभी पेरिस में हुए थे, ठीक है, याद करना है, जो भी अपने पास कहां पर हुए थे, पेरिस में, उसमें क्या लेकर आए थे, तो उसमें सिल्वर लेकर आए थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ही इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 90 मीटर मार्क 90.23 इन दोहा डायमंड लीग, अभी कुछ दिनों पहले करंट अफेयर में जिसमें। और इनका जो टेरिटोरियल आर्मी है, वहां पे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में क्या इनका रैंक है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है 2nd एशियन स्क्वैश की। अगर यहाँ पे बात करें डबल चैंपियनशिप में इंडिया कितना है, 3 लेकर आया है, मेंस डबल में, वुमेन्स डबल में और मिक्स डबल में, ठीक है। 2nd एडिशन था, कहां पर हो रहा था, कुचिंग मलेशिया में, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और जो इसका दूसरा सेक्शन होगा वो कहां पर होगा, तो आप याद रखेंगे 2025 में कुआलालंपुर में, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, उसके बाद है यूजेड चेस कप मास्टर 2025, इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा, इन्होंने 2nd इस टाइटल को जीता है। और कहां पर हुआ है ये, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इनकी जो ELO रेटिंग है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, और उसके साथ साथ इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर बनाती है और वर्ल्ड का नंबर 4 बनाती है। 19 साल के ये जो एक और है 19 साल के ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है इनका, नोदिरबेक, उज्बेकिस्तान के, ठीक है, इनको हराया है इन्होंने। और मैग्नस कार्लसन की अगर हम बात करें, ये अभी भी वर्ल्ड नंबर 1 है, क्या रेटिंग इनकी देख लेंगे, इनके बाद 2nd फिर 3rd देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंदारोव जो भी इनका नाम है, इनका क्या रैंक आया है, 2nd, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसको भी देखकर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए
कहता है, देखो बेटा, आप सब ने ना एक वर्ड शायद सुना होगा, शायद आपको इसके बारे में पता हो या नहीं पता होगा। एफपीआई क्या होता है? एफडीआई तो पता है, जब फॉरेन की जो कंपनीज हैं जो वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे? यहाँ पे एफडीआई कहते हैं। अब एफपीआई क्या होता है? एफपीआई मतलब हो गया, इजी भाषा में समझो, इसका मतलब हो गया कि बाहर की जो कंपनीज हैं, जो मतलब बाहर की जो कंपनीज हैं, और वो जब वो इंडिया की किसी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं, जो भी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस वगैरह वगैरह के स्टॉक्स, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो क्या हुआ, सेबी की मीटिंग हुई 210वीं, और इस मीटिंग, ये मीटिंग कहाँ पर हुई? मुंबई महाराष्ट्र में। इसमें क्या बोला गया बेटा? इसमें बोला गया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब उनके लिए कुछ और प्रावधानों में रिलैक्सेशन दी गई और कहा गया कि वो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनके अंदर भी बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं या सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है? तो वो एक प्रकार का एसेट होती है बच्चे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर क्या कर सकते हैं? रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे सेबी क्लियर को इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब इतना तो नहीं घुसो बच्चे, हमें बस इतना इतना याद रखना पड़ेगा। तो कहता है करंटली, अभी अगर हम बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन इंडिया डिप्ट थ्रू 3 रूट। तो वो 3 रूट कौन कौन से हैं? जर्नल, वीआरआर, उसके बाद है फुली एक्सेसिबल रूट। तो यहाँ पे जर्नल रूट क्या है? यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आरबीआई लिमिट और कंडीशंस के साथ। और दूसरा कौन सा आता है? वीआरआर अलाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद रिलैक्स नॉर्म। अब इन सब को भी और आसान कर दिया है किसने? सेबी ने। ठीक है, चलिए, और सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तुहिन कांता पांडे। और अभी पीछे पीछे इकोनॉमिक, क्या नाम था उनका? इकोनॉमिक अफेयर्स में एक लेडी अपॉइंट हुई थी। ठीक है, आप मुझे उनका नाम बताएंगे, पिछले करंट अफेयर में है। अगला, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को क्या करा है? नॉर्म्स को फॉर रिवाइज करा है। ठीक है, समझो बेटा, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तो समझो पहले। ठीक है, मतलब ये वो सेक्टर्स होते हैं बेटा, पीएलएस कह सकते हैं आप इन्हें, या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें, ये वो सेक्टर्स होते हैं बेटा जो कि एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, और ये हर बैंक को मैंडेटरी होते हैं। समझो, मतलब बैंक क्या करता है? बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, तो एक साल में उसका जितना भी लोन गया है, उसका कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट, मतलब उसका कुछ सॉर्ट ऑफ लोन कहाँ जाना चाहिए? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कंसेप्ट 1969 में आया था, जब बैंक्स को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो क्या कहता है समझते हैं। आरबीआई ने रिवाइज करा है लेंडिंग नॉर्म्स को, मतलब लोन देने वाले नॉर्म्स को, किन के लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। और बोला गया है रिड्यूसिंग मैंडेट एलोकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर बाय 15%। ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से इनकी अगर हम बात करें, कितना लोन रखा गया यहाँ पे? कम कर दिया गया 60% ऑफ द लोन्स फ्रॉम 75% अर्लियर। तो पहले 75% था, अब 60% हो गया, मतलब कितने परसेंट की घटोतरी हुई है? 15% की। कहता है SFB आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 40% ऑफ देयर एडजस्ट नेट बैंकिंग क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सब सेक्टर। अब ये भाई सीधी सीधी वही बातें हैं, भारी भारी शब्द लिख देते हैं, पर बात वही है जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, कहता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 ये जो एडिशनल कंपोनेंट है 35% वाला, ये भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे और इसमें और कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला आता है, आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट का टाइम 2 घंटे बढ़ा दिया है। अब पहला क्वेश्चन आएगा, कॉल मनी क्या मतलब हुआ? कॉल मनी का मतलब हुआ जब कोई भी लोन ले रहा है आपसे, कोई भी आपसे लोन ले रहा है और कह रहा है अगले दिन लौटा दिया जाएगा, अगले दिन हम आपको वापस कर देंगे, मतलब ये 2 बैंक्स के बीच की बात है। और ये जो कॉल मनी है, मतलब मैंने आपको लोन दिया है तो इंटरेस्ट रेट फिर मैं डिसाइड करूंगी, इस प्रकार की मनी को क्या कहते हैं? कॉल मनी। ठीक है, और अब ये 1 जुलाई 2025 से इसके अंदर 2 घंटे बढ़ जाएंगे। पहले कितना था? 9 to 5, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 to 7। ठीक है, क्लियर हो गया। आरबीआई हैज ऑल्सो रिवाइड द क्लोजिंग टाइम फॉर मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजेक्शन। जो पहले कितना था? 2:30 से 3, अब
कितना हो जाएगा, 2.5 से 4 हो जाएगा, इफेक्टिव 1 अगस्त 2025 से। और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हैं आरबीआई के, क्या नाम है उनका, राधा श्याम राठौर, ठीक है। कॉल मनी मार्केट इज एक्सेस्ड बाय बैंक्स और स्टैंडिंग अलोन प्राइमरी डीलर, जिनको क्या चाहिए होता है भाई, लोन चाहिए होता है, पर इंटरेस्ट रेट फिर अपने तरीके से चलता है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला कहता है आरबीआई की रिपोर्ट आई है, कहता है इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो क्या हुआ है, यहाँ पर वो बढ़कर निकला है। और कितना डॉलर बताया गया है, 13.5 बिलियन। ये स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है आरबीआई ने रिलीज करा है डेटा इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर Q4 जनवरी से लेकर मार्च, और कहता है इंडिया का जो करंट बैलेंस है वो बढ़कर निकला है कितना, 13.5 बिलियन। अब बात करो, समझो, ठीक है। देखो बेटा क्या है, आईएमएफ के बारे में आपने सुना हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपने सुना हुआ है। वो ग्लोबल लेवल पर क्या करती है, कुछ चीज़ों को डिसाइड करती है कि मतलब कौन से जो देश हैं वो ट्रेड में इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है या डिक्रीज हो रहे हैं, करेंसी फ्लो वहाँ पर कैसा है, इन सब का अंदाज़ा लगाया जाता है किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। पर आईएमएफ हर कंट्री जाकर तो काम नहीं कर सकती है, तो आईएमएफ ने वहाँ पर क्या रखे हुए हैं, वहां पर एक सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा बैंक है, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई है। तो कहता है बेटा वो सेंट्रल बैंक अब यहाँ पे क्या कर रखा है, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा देश के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, गौर करना, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसका एक बही खाता बनाती है। उसी बही खाते को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्या कहा जाता है उसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और गौर करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने के 2 पार्ट है, मतलब ऐसे समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स बनाने होते हैं। एक को कहा जाता है करंट अकाउंट, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, और एक होता है बच्चे कैपिटल अकाउंट। एक क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब समझो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है यहाँ पर बात हो रही है किसकी, करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ट्रेड आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, डिविडेंड, मतलब इन सब चीज़ों से आने वाले पैसे को आप किसके अंदर काउंट करते हैं, वो आप काउंट करते हैं किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ, मान लो एप्पल की जो कंपनी है, ठीक है, जो आईफोन बनाती है अपने पास, एप्पल की जो कंपनी है, इस एप्पल की कंपनी ने भारत में आके इन्वेस्ट करा, तो वो पैसा किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। पर उसको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट किस में जाएगा, आपके पास करंट अकाउंट में, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है बच्चे, इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो बढ़कर ही आया है। और ये वही टाइम है जब अमेरिका क्या बोल रहा था कि ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रेड बहुत अनसर्टेन रहेगा, ये वो रहेगा, ये सब डेटा आ रहा था, तभी ये हमारे पास निकल कर आता है, ठीक है। और ध्यान रखना, अच्छा अब आप बोलेंगे अगर ट्रेड वॉर चल रही थी तो घटना चाहिए था सब कुछ, बिल्कुल नहीं बेटे। हमारा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मतलब कौन से सेक्टर ने वो करा है, ग्रो करा है, सर्विस ने, जिसके कारण हम कई जगह पे गिर भी रहे हैं बेटा, पर कई जगहों पर हम उठकर भी आ रहे हैं। मतलब इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, ठीक है। अब आप इसके साथ का डेटा यहाँ पर पढ़ेंगे और इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले वाले पे। आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी, कोई नई बात नहीं है, आप इसे पढ़ लेंगे, फैक्चुअल है। अगला कौन सा आता है आपके पास सेक्शन, यहाँ पे डेज, और डेज को भी यहाँ पर कवर करते हैं। पहला आता है योगा डे। याद करिए, योगा की थीम पहले ही आ चुकी थी, योगा की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन अर्थ वन हेल्थ, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, पेपर के लिए निकालिए, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और 21 जून को अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस दिन हमारे पास समर सोलिस्टिस होता है, जिसको हम लॉन्गेस्ट डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लॉन्गेस्ट डे। और इस टाइम पे सूर्य की किरणें कहां पर रहती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रहती हैं, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें तो यहीं पे इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कहता है वेयर ओवर, एक नेशनल इवेंट था, वहां पर 3 लाख पार्टिसिपेंट परफॉर्म्ड द कॉमन योगा प्रोटोकॉल, और उसके साथ साथ यहाँ पर योगा संगम
इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। और फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे फादर ऑफ योगा किसे कहते हैं बेटा, पतंजलि को कहा जाता है। और उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है योग सूत्र। क्या नाम है उसका, योग सूत्र, जो कि हमें किसके बारे में बताती है, योगा के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर हमें बताती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। कब मनाया जाता है, 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। थीम क्या है, हीलिंग थ्रू हार्मनी, याद रखना है, ठीक है। कहता है ये जो म्यूजिक डे है ये इनिशिएट किया गया था फ्रांस से 1982 में, किसके द्वारा, जैक लैंग, उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ कल्चर, और उनके साथ एक और थे म्यूजिक जर्नलिस्ट जिनका नाम था अब माउराइस, जो भी आप इसे पढ़ेंगे। इन दोनों ने आइडिया दिया था म्यूजिक को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। याद करो, हम अपना नेशनल सर्विस डे कब मनाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कई बार क्लासेस में भी करवाया हुआ है। हम नेशनल सर्विसेज डे कब मनाते हैं अपने पास, 21 अप्रैल को, ठीक है, जिसको हम यूपीएससी बोल देते हैं यार, ठीक है, कहता है। अब वैसी एक पब्लिक सर्विस डे कहाँ का होता है, एक यूनाइटेड नेशन भी मनाता है, जून 23 को मनाता है, ठीक है। और इस बार कहाँ मनाया गया है, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। थीम क्या है, 5 years to 2030, ठीक है। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनका क्या रोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, ये इस तरीके से डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला विडो डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा सेटअप किया गया है, ठीक है। ये आप इसको पढ़ भी लेंगे इसके साथ का। इसके साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, एक चीज जोड़ लेते हैं, विडो रिमैरिज एक्ट, ठीक है, ये हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। विडो रिमैरिज एक्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। और विडो रिमैरिज एक्ट को इनैक्ट किसने करा था, इस एक्ट को लाया कौन था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे। और इसके लिए कानून किसने बनाया था, तो कानून बनाने वाला था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और कब आया था ये एक्ट, तो आप याद रखेंगे 1856 में, क्योंकि 1857 में तो रिवोल्ट ही होने वाला है ना। और किसके एफर्ट्स के कारण ये सब कुछ हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये नाम आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है इंटरनेशनल ओलंपिक। कई बार आपको बता दिया कब मनाते हैं, जून 23 को। याद होगा आपको कि एंशिएंट ओलंपिक्स कब हुए थे, 776 BC में, याद रखना है। और मॉडर्न कहाँ पर हुए थे, वो भी ग्रीस में हुए थे 1896 में। और क्या थीम है इसकी, लेट्स मूव, ठीक है। और फ्यूचर ओलंपिक्स मैं आपको क्लासेस में भी करवा चुकी हूँ, उसके अलावा अलग अलग जगह पर मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। ये आप इसके साथ कवर करेंगे। अगला क्या आता है, अगला आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 26 जून को मनाया जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ड्रग्स ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के ऑस्ट्रिया में, याद रखना है आपने, वियना ऑस्ट्रिया में। और ये कैंपेन एक पूरा मतलब बेटा ये तो रोकना ही है ना, ये तो रोकना ही है, ठीक है। तो क्या बोला गया, ब्रेक द साइकिल। ब्रेक द साइकिल का मतलब हो गया हमें किसे रोकना है, यहाँ पर ये जो नशा पत्ता है इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे रोकना है। इस नेटवर्क को हमें क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसे रोक देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, MSME डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे हमारे पेपर के लिए। इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 27 जून को। आप सबको पता है ये जो MSME बॉडी है ये देश में रोजगार देने का काम करती है, ठीक है। MSME की अगर हम बात करें तो ये देश की बैकबोन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सब इसके अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रोजेक्ट। आप मुझे बताएंगे ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैं अपने MSME की बात कर रही हूँ, मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ, पर ये वाला कौन सा बेटा, तो ये है 27 जून को मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मदद कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन आता है बुक्स एंड ऑथर्स, इसको भी पढ़कर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है यहाँ पर वॉल्यूम 2 आया है किसका, द्रौपदी मुर्मू की जो कलेक्शन ऑफ स्पीचेज है 51, उनका एक डेटा आपके पास आ चुका है। और बुक का नाम है विंग्स टू आवर होप्स, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, मतलब आशाओं की उड़ान, खंड नंबर 2 इसका पार्ट आपके पास बनकर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल नंबर 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता
कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुए? जाकिर हुसैन हुए, और उनकी डेथ भी कहाँ पर हुई थी? ऑफिस में ही हुई थी, अगर आपको पता होगा। और पहली फीमेल कौन आती हैं? तो प्रतिभा पाटिल, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे वाले पे आते हैं। अगला बुक मैंने आपको कई बार बताया था, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, जब हम बात करते हैं हमारे देश में आज तक नेशनल इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरी कौन सी आती है आपके पास? तीसरी आती है फाइनेंशियल। एक होती है 352, नेशनल 352 है। उसके बाद 354 है आपके पास प्रेसिडेंट रूल, और 360 है आपके पास यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल तो खैर अभी तक नहीं लगी, हाँ, पर ये प्रेसिडेंट रूल कई बार लगा हुआ है, और अभी मणिपुर में चल रहा है। और जो 352 है वो कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। एक 1962, अगर आपको याद होगा, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था अपने पास यहाँ पर। उसके बाद 1971 ये पाकिस्तान के साथ वॉर था, और 1975 में क्या कहता है, इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, ये वो आ गया। अब इस बुक का क्या लेना देना समझो। इसके ऊपर किताब आई है, किताब का नाम है, अब किताब का नाम आता है आपके पास, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉर्ज्ड अ लीडर। ठीक है, बोलने का मतलब है इस टाइम पीरियड पे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं आज अभी, वो एक तरीके से कह सकते हैं वो एक यूथ थे, और किसके मेंबर थे? वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। और इन्होंने जो ये 21 मंथ की इमरजेंसी थी, इसमें क्या क्या काम करा है, क्या उनका रोल रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, इसमें और खज्जल होने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये आपने याद रखना है कि मोदी जी का क्या रोल रहा है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और याद रखना पार्ट नंबर कौन सा है इमरजेंसी का? 18th। और एक और क्वेश्चन कि अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है आपके पास द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये किसकी किताब आती है? शिखर धवन की। और पूरा का पूरा इसके साथ जो है वो किसके बारे में बताती है? उनके लाइफ के बारे में बताती है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, ये आप मुझे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लासेस में कई बार बता चुकी हूँ, आप इसके साथ यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज को आपको डिटेल में बताया गया है, देख लेंगे आप, जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।